अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 96 पार्ट बी स्टार्ट करते हैं। भाई उधर आवाज़ आना बंद हो गई थी। ओके, अच्छा जी। पास पेपर IS 37 का ओपन करें 4 पेज 376 पे है, पॉइंट 2 है। ज़रा चेक करें क्या कहते हैं इसके अंदर। शायद कोई एक दो बच्चे और भी आ जाएं तब तक, मेन सवाल पे जाने से पहले। हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर 17। डिस्कस हाउ अबव matters should be dealt with in ML's financial statements for the year 17. On 15 December 17, a machine was disposed of for 3.5 million to RL for cash. 15 दिसंबर को मशीन was disposed of, बेच दी थी हमने किसको? RL को, for cash. However, as per agreement, ML was also entitled to additional amount of 1.5 million, which is डिपेंडेंट अपॉन पासिंग सर्टन प्रोडक्शन टेस्ट आफ्टर इंस्टॉलेशन एट RL's प्रेमिसेस। हमने एक मशीन RL को बेची है, ठीक है जी। और अच्छा, पहली लाइन एक लिखी हुई है इस सवाल के अंदर, अज्यूम दैट द डेट टुडे इज़ 15 फरवरी। उसने कहा है कि जी हम मिसाल के तौर पे 15 फरवरी पर मौजूद हैं। अच्छा, अब इस 15 फरवरी से बच्चे ये कन्फ्यूजन ले जाते हैं दिमाग के अंदर, उनके आ जाती है कि शायद ये 15 फरवरी का मतलब ये है कि इस दिन डायरेक्टर्स ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑथराइज़ की हैं फॉर इशुएंस। ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। डायरेक्टर्स इसके बाद ही कहीं जाकर करते होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो। अगर खामोश हो ना सवाल, तो ये नहीं अज्यूम कर लेना कि डायरेक्टर्स यहाँ पे, हम अज्यूम कर लेते हैं कि डायरेक्टर्स 31 मार्च को करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जब भी कभी वो खामोश होगा अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि वो सिर्फ ये कहता है कि आज 15 फरवरी है और यहाँ खड़े होकर बता रहा होता है कि जी कुछ इवेंट्स हुए थे, कुछ का पता लग रहा है, कुछ का अभी आगे लगना है। तो वो सिर्फ इस डेट की बात कर रहा है, जिस डेट से कन्फ्यूजन ये नहीं ले लेना आपने। अभी आगे 3-4 सवाल ऐसे ही आने कि जो वो कहेगा ना अज्यूम करो टुडे ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑथराइजेशन की डेट है। ये बिल्कुल अज्यूम नहीं करना। सबसे बड़ा मसला यही आता है, वरना इस तरह के 3-4 सवाल हमने करने हैं और कोई मसला इंशाल्लाह आएगा नहीं, ठीक है। अच्छा, अब वो कहता है जी कि 15 दिसंबर को हमने सेल की है 3.5 मिलियन की, और वो हमने कैश की बेची है ये। लेकिन हमने ये भी कहा है RL को कि अगर कोई सर्टन प्रोडक्शन टेस्ट हैं आपकी इंस्टॉलेशन होने के बाद, अगर वो पास हो जाता है तो हमें एडिशनल 1.5 मिलियन भी आप दोगे। अब मशीन कहाँ बिक चुकी हुई है? हमारे साल में, ठीक है जी। आगे वो कहता है ऑन 25 जनवरी 18 RL कन्फर्म्ड दैट रिक्वायर्ड प्रोडक्शन टेस्टिंग हैज़ सक्सेसफुली बीन कंप्लीटेड। किस दिन पता लग गया जी? अब बेचा कब? हमारे साल में। और प्राइस कब कंफर्म हुई? अभी हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे हाथ में ही है, ठीक है। तो हम इस सेल को 3.5 की बजाय 5 पर लेंगे। उसकी वजह यह है कि हमने ये स्टैंडर्ड ने ये एग्जांपल लिख कर भी बताई थी। हमने ये कहा था कि ये कंफर्मेशन होना प्राइस का, ये इंडिकेशन है एक ऐसे इवेंट का जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था एट बैलेंस शीट डेट। जी, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ एन एसेट परचेज और सोल्ड बिफोर द रिपोर्टिंग डेट, ठीक है। लेकिन बस उसकी प्राइस डिटर्मिन हो रही है। पता नहीं अब ये कौन सा सफ़ा था, एग्जाम्पल जो स्टैंडर्ड की लिखी हुई थी, जा तो मैं रहा हूँ जी। MCQ में पढ़ा था लेकिन एग्जाम्पल्स के अंदर था, असल में तो पहले वहाँ पढ़ाया था। यार मिल जाओ भाई, कहाँ छुपे हो भाई, आ जाओ भाई। और यहाँ करीब ही हैं हम, लग रहा है मुझे। ये रहा, डिटर्मिनेशन ऑफ परचेज या सेल प्राइस ऑफ फिक्स्ड एसेट आफ्टर बैलेंस शीट डेट विच हैड ऑलरेडी बीन परचेज और सोल्ड बिफोर द ईयर एंड। तो ये कौन सा इवेंट है जी? एडजस्टिंग इवेंट। तो हम फिर यही वाली लाइन लिख कर आएंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ सेल प्राइस ऑफ मशीन आफ्टर द ईयर एंड for the machine which had already been sold before the year end is an adjusting event. Therefore, we shall record the disposal of machine at rupees 5 million, ठीक है जी। अच्छा, अब जो सवाल मैं आज डिस्कस करूंगा ना,
इन सवालों को आपने अपने अल्फाज में जाकर लिखना है। आज मैंने फाइनल अकाउंट का कोई होमवर्क नहीं दिया नॉर्मल क्लास के अंदर, होमवर्क यही है और मैंने कल चेक भी करना है। फिर बहुत हो गई अब, ठीक है ना। सवाल काफ़ी सारे डिस्कस करने हैं, मैं ज़बानी बोलूँगा, इधर ये लिख के आना है, इधर वो लिख के आना है, इधर ये लिख के आना है, इधर वो लिख के आना है। अब वो जो है ना, वो सारा लिख के मुझे दिखाना है, क्योंकि मैं तो बोलता जाऊँगा, आप लिखेंगे नहीं फिर उसको, या मैं अगर लिखवाऊँ भी सही होगा। खैर लिखवाने का तो टाइम इतना होता ही नहीं है, डिस्कस ही किया जाता है, एक चीज़ बार बार नहीं लिखवाई जा सकती। लेकिन अब आपको पता है मोटे मोटे पॉइंट्स हैं प्रोविजन के लिए, तो जो बात डिस्कस होगी वो आपने लिखनी है, ठीक है। तो इसके बारे में ये IS 10 वाली लाइन डालकर आपने इसको कहना है कि जी एडजस्टिंग है, ठीक है। ओके, पॉइंट नंबर 3 भी पढ़ लें, शायद को और बच्चा भी आ जाए। ऑन 10 दिसंबर 17 a worker filed claim of 2.5 million and alleged violation of safety measures on part of ML। हमारी कंपनी है ना ML मेलन लिमिटेड, ठीक है, उनके खिलाफ एक केस कर दिया है एक वर्कर ने। केस कब किया है जी? 10 दिसंबर को। एज ऑफ 31 दिसंबर 17 द लीगल एडवाइजर ऑफ ML एडवाइज दैट देयर वाज ओनली आ रिमोट पॉसिबिलिटी कि हमें क्या करना पड़ेगा? बोले नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा? रिमोट के ऊपर क्या करते थे? रिमोट के ऊपर कुछ भी नहीं करते थे भाई, रिमोट के ऊपर कुछ भी नहीं करते थे, ठीक है। एक मिनट, इसको भी यहाँ पे ओपन करके रखते हैं जिस सफ़े में ऑलरेडी था, ठीक है। और नया सफ़ा ओपन करके एसेट लायबिलिटी साइड को भी ज़रा एक नज़र डाल लेते हैं, ठीक है। और हाउ टू राइट वाला करीब ही है इसके, फिर यहीं से आके देख लेंगे, ठीक है। इतना करीब नहीं है वैसे, लेकिन चले ये तो दिखा दूँ ना मैं। जी बेटा, लायबिलिटी हमारे खिलाफ केस हुआ है, रिमोट आउटफ्लो इज रिमोट, तो क्या करो? डू नथिंग, नो प्रोविजन, नो डिस्क्लोजर, ठीक है। तो देयर वाज ओनली लीगल एडवाइजर ने एडवाइस क्या किया? देयर वाज ओनली अ रिमोट पॉसिबिलिटी दैट कोर्ट वुड अवॉर्ड एनी कंपनसेशन टू द वर्कर। उसको कंपनसेशन मिलेगी, इसका चांस बिल्कुल क्या है? रिमोट। 31 दिसंबर 17 पर ये हमें एक्सपेक्टेशन है अपने लीगल एडवाइज़र से पूछने के बाद। द केस इज़ स्टिल पेंडिंग, अभी तक पेंडिंग है। अब हम खड़े इस दिन 15 फरवरी में, ठीक है ना। However, ML's legal advisor now believes that there is a 40% chance that the court would award compensation of 2 million to the worker। अब क्या करें? एडजस्टिंग इवेंट है। हाँ जी, एडजस्टिंग इवेंट तो नहीं है, लेकिन अपडेटिंग डिस्क्लोजर है। पढ़ा था ये भी हमने यहाँ पे कहीं पे एक दिन अलग से पढ़ा था। ये अपडेटिंग डिस्क्लोजर, यहाँ पर 2% चांस था, इत्तेफाक से वही बात, सिचुएशन वही बन गई, ठीक है। और यहाँ पर चांस जो है वो 25% हो गया, तो पॉसिबल में आ गया, तो क्या करते जी? कॉन्टिजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज कर दें। ये हमने कहा था कि इफ एन एंटिटी रिसीव्स इन्फॉर्मेशन आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड अबाउट कंडीशन दैट एग्जिस्टेड एट एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, इट शैल अपडेट द डिस्क्लोजर दैट रिलेट टू दोज कंडीशन इन द लाइट ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन, ठीक है जी। एंटिटी मे नीड टू अपडेट द डिस्क्लोजर इवन व्हेन इन्फॉर्मेशन डज नॉट अफेक्ट द अमाउंट। हाँ जी, ये अगली लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसके बारे में इस तरह से बात लिखेंगे कि द claim filed by the the claim filed by the worker is a possible obligation. The claim filed by the worker leads to a possible obligation as advised by our legal advisor, ML's legal advisor, ठीक है जी। and therefore a contingent liability for ₹2 million shall be disclosed giving brief description of, वही वाली लाइन लिखेंगे आप, ठीक है ना। और थोड़ी सी बात आप इस तरह से कर भी सकते हैं IS 10 की, जैसे वहाँ पर लिखा हुआ था, ठीक है, कि हमने जो ये इन्फॉर्मेशन रिसीव की है, जैसे मैं पढ़ा कर आया हूँ, ठीक है, वो ईयर एंड के बाद की है, तो अपने डिस्क्लोजर्स को क्या कर देना है फिर? अपडेट, ठीक है ना। वही वाली लाइन वहाँ से उठाकर लिखनी है। चेक करूँगा मैं ये सारी। अच्छा जी, चलें, अब मेरे ख्याल में जिन्होंने आना था आ गए हैं। मेन सवाल शुरू करते हैं। पेज नंबर यही वाला पेज आगे पास पेपर 5 देखो, नाबा पावर लिमिटेड। नाबा पावर लिमिटेड ए पार्ट करना है हमने। NPL is preparing its financial statement for the year end 30 June 2017. Following issues are under consideration. Requirement to discuss how the above issues should be dealt within NPL's financial statement for the year 30 June 2017. Quantify effects where practicable, यानी कि फिगर्स के साथ बात करना जहाँ पर कर सको। जी, हम वो कैलकुलेशन इसीलिए ब्रैकेट्स में भी शो कर देते होते हैं, ठीक है।
अच्छा जी, अब पहले ये पढ़ लें। सी, अ न्यू लॉ, नीचे वाला यह पूरा हो गया था ना आपका, इसको तो मिटा देना। नीचे वाला सवाल हो गया ना, नेपच्यून वाला। अच्छा जी, पढ़ें ज़रा, सी पार्ट पढ़ें, मेरे मिटाते तक, जगह बनाते तक। ये ज़रा इधर इसलिए जगह बना रहा हूँ ताकि आपको सामने क्वेश्चन, सामने सोल्यूशन इजीली ज़रा नज़र आता रहे। जी, ऑन यकम नवंबर 16 a new law was introduced requiring all factories to install specialized safety equipment within 5 months। यकम नवंबर 2016 को एक नया लॉ पास हुआ है और जिस दिन ये लॉ पास हुआ है उसके 5 महीनों में हमने सेफ्टी इक्विपमेंट लगाना है। ठीक है जी, अब इसमें तो लिखा हुआ फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, चलें ठीक है। अच्छा जी, अब हमारा साल जो है वो जनवरी, फरवरी, मार्च, यही वाला है या जून वाला है? ओके ओके ओके, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। जी, ये हमारा साल है जी। और वो कह रहा है कि पास हुआ है लॉ किस दिन? यकम नवंबर को इधर। और उन्होंने कहा है कि आपने 5 महीने के अंदर अंदर सेफ्टी इक्विपमेंट इंस्टॉल करवाना है। ठीक है जी, नया लॉ पास हो गया। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और 28 फरवरी बन रहा है, 31 मार्च बन रहा है। कितने महीनों तक? 5 महीनों पर। यकम नवंबर को हुआ है जी, सॉरी मैंने यकम अक्टूबर पे लिख दिया, यकम नवंबर पे। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 31 मार्च तक ये 5 महीने हैं जिनके अंदर अंदर आपने सेफ्टी इक्विपमेंट इंस्टॉल करवा लेना है। लॉ पास हो गया जी, ठीक है। हाउएवर, अगली बात, द इक्विपमेंट कॉस्टिंग 15 मिलियन वॉज ऑर्डर्ड इन फरवरी 2017। खैर से यकम नवंबर को लॉ पास हुआ है और हमने जाके कब उसको ऑर्डर किया है जी? फरवरी में। ठीक है, अच्छा अब जब हम इतने लेट गए हैं तो अगले ने भी ये कहा है भाईजान अब आप आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि फरवरी में, मतलब आप कह रहे हैं कि जी 31 मार्च तक हुकूमत ने कहा है ये इंस्टॉल करना है तो कर दें। ऐसे थोड़ा ही है, टाइम लगेगा, बनाना पड़ता है, फिर इंस्टॉल करने में टाइम लगेगा। तो अब हमारी मजबूरी है, क्या कर सकते हैं, हम खुद ही लेट गए हैं, सोए रहे हैं पहले। ठीक है, तो कहता है द इक्विपमेंट कॉस्टिंग 15 मिलियन वॉज ऑर्डर्ड इन फरवरी 17 टू बी इंस्टॉल्ड बाय 30 अप्रैल। तो अप्रैल कहाँ पे पड़ता है जी? 30 अप्रैल तक उसने कहा कि मैं इंस्टॉल कर दूंगा। ऐसे ही है, फरवरी में हम गए, बड़े परेशान हुए, लेकिन अब क्या कर सकते थे। ठीक है, अगली बात, हाउएवर सप्लायर डिलेड इंस्टॉलेशन टिल 31 जुलाई। सप्लायर ने भी कहा चलो हम भी बहती गंगा में हाथ धोएं। ठीक है जी, सप्लायर ने भी जनाब अगले साल के अंदर, अगर नहीं मेरे कलर ही सारे चेंज हुए पड़े आज जी। सप्लायर ने क्या कहा जी? सप्लायर ने कहा कि जी मैं आपको इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 30 अप्रैल को इंस्टॉल कर दूंगा। लेकिन फिर सप्लायर का आपको पता ही है ये लोग क्या करते हैं, 31 जुलाई तक वो डिले कर गया। अब मेरा सवाल, उसने कब तक का कहा हुआ है? 31 मार्च तक का। नहीं, उसने कब तक का कहा है सप्लायर ने? 30 अप्रैल तक का। तो 30 अप्रैल तक का जुर्माना अगर पड़ा भी सही हमें, खुदा ना खास्ता, तो उसके लिए हम उसको लायबल ठहरा ही नहीं सकते। ठीक है, चलें क्योंकि उसका तो उसके साथ तो हमने डन यही किया है। ठीक है, अच्छा चलें, खैर अब कहानी को समझ आई है। यकम नवंबर को एक लॉ पास हुआ है कि 31 मार्च तक आपने सेफ्टी इक्विपमेंट इंस्टॉल कर लेना है। हमने फरवरी में ऑर्डर दिया है जिसके बारे में सप्लायर ने ये कहा है
कि मैं आपको 30 अप्रैल तक दे दूंगा। ये अब ये 1 महीने का डिले जो है ये हमने खुद कबूल किया है, इसके ऊपर हम उसको कोई मुरद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते, ठीक है। लेकिन उसने किया क्या, जालिम ने क्या किया बताओ, वो जुलाई तक घसीटता हुआ लेगा इसको। आगे बढ़ें जी, नेक्स्ट आगे कहता है ऑन 5 अगस्त लो जी हूँ वो काम होने लगा जे जिदा डर सी। 5 अगस्त 17 को कंपनी रिसीव्ड अ नोटिस फ्रॉम अथॉरिटीज लेविंग अ पेनल्टी ऑफ 1.6 मिलियन दैट इज 4 मिलियन फॉर ईच मंथ ड्यूरिंग विच वायलेशन कंटिन्यूड। इट इज प्रोबेबल को अभी छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें, ठीक है। पहली बात, एक स्टेप तो पहले ये देखें ना, कब से जुर्माना लगाया है उन्होंने जुर्माना लगाया कब, अगस्त में खड़े होकर उन्होंने जुर्माना लगा दिया, ठीक है। और क्या कहा है उन्होंने कि हर महीना डिफ़ॉल्ट का 0.4 मिलियन आपको जुर्माना पड़ गया, ठीक है। अब हर महीना डिफ़ॉल्ट का कौन सा बन रहा है बोले, अप्रैल का 0.4, मई का 0.4, जून का 0.4। ओ माय गॉड, अच्छा जी, जी सॉरी, 0.4 अप्रैल, 0.4 मई और 0.4 जून, इन्हें नहीं लिखना आज, और 0.4 जुलाई, यही मिलकर बनता है ना 16, ठीक है। अब ये जो 1.6 मिलियन है इसमें से हम प्रोविजन कितने की बुक करें, पहला सवाल मेरा ये है। 1.6 की भाई फरमा रहे हैं प्रोविजन बुक कर लें। सिचुएशन कुछ ये है कि एक तरफ गवर्नमेंट है और एक तरफ एनपीएल है, एक तरफ गवर्नमेंट है और दूसरी तरफ एनपीएल है। गवर्नमेंट ने जुर्माना लगाया है तो एनपीएल गवर्नमेंट की तरफ लायबल फील कर रही है, ठीक है जी। लेकिन ये जो लायबिलिटी है इसकी एंट्री वैसे होती है एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, ऐसे ही है ना। और हुकूमत ने नोटिस भेज दिया है तो आउटफ्लो प्रोबेबल है, ठीक है। लीगल ऑब्लिगेशन है, आउटफ्लो प्रोबेबल है, रिलायबल एस्टीमेट क्या है, एग्जैक्ट एस्टीमेट मौजूद है, एग्जैक्ट अमाउंट मौजूद है। प्रोविजन स्लैश लायबिलिटी भी आई कैप कभी कभी ऐसे लिख देता होता है, आप भी मर्जी है, कोई मसला नहीं है, इस बहस में ना पड़ा। पर प्रोविजन भी तो लायबिलिटी है एक तरह की, ठीक है। मेरा सवाल ये है कि आप लायबिलिटी या प्रोविजन कितनी अमाउंट से बुक करें भाई। 1.6, बाजियाँ भी 1.6। अब मैं क्या करूं, हालांकि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि एडजस्टिंग इवेंट कोई भी चीज़ तब है जब उसका आपने प्रोविजन कब बनानी है, जब पास्ट इवेंट एग्जिस्ट करता हो, जब पास्ट इवेंट एग्जिस्ट करता हो। मुझे बताओ 1 अगस्त को, अगस्त के अंदर आकर उन्होंने नोटिस भेजा है, और नोटिस क्या भेजा है, हर महीना डिफ़ॉल्ट का जो रहा उस पर आपने 0.4 पे करना है। तो 31 दिसंबर 2000 कौन सा है, 30 जून है, 31 जून नहीं होता, सॉरी, ठीक है। तो 30 जून 2000 कौन सा है जी, 17 तक मुझे बताओ कितना डिफ़ॉल्ट आप कर चुके थे, ये और ये। इस फाइन का पास्ट इवेंट क्या है, डिफ़ॉल्ट, कि आपने वो जो ये कह रहा है ना, क्या कह रहा है वो कि जी उन्होंने भेजा है कि फॉर ईच मंथ ऑफ वायलेशन जुलाई की, क्या आप 30 जून पे खड़े होकर कर चुके हैं? तो क्या 30 जून पे खड़े होकर कह सकते हैं कि पास्ट इवेंट इस जुर्माने का हो गया है? तो इसका मतलब बारीक सी बात थी, लेकिन यही तो सिखानी है, आज सवाल ही ऐसे हैं सारे, ठीक है। एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट कितने से कर लें, 1.2 से। एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, ठीक है जी, कितने से, 1.2 से। भाई बात समझ आ रही है। पास्ट इवेंट क्या है, वायलेशन, चाहे नोटिस आ जा रहा है, लेकिन अगर आपने ये जो नोटिस आया है इसमें वायलेशन जो बताई गई है वो क्या है, वो जस्ट एक एविडेंस है उस कंडीशन का जो पीरियड एंड के ऊपर एग्जिस्ट करती थी, और वो थी जुलाई अगस्त अप्रैल मई और जून की वायलेशन। जुलाई अगस्त की तो वायलेशन अभी हुई ही नहीं, तो पूरा 1.6 जो है वो हमारा एडजस्टिंग इवेंट नहीं बनता, बल्कि 1.2 बना। यहां तक कोई गुजारा हुआ जी? जी हाँ, वो 18 में करें, जून में नहीं बुक कर सकते।
अगस्त में नोटिस आया है हाँ तो 0.4 क्या लड़ी हुई नहीं है सर। बेटा अगस्त में आया है तो 0.4 की 18 के साल में बुक होनी चाहिए ना, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट 18 में होनी चाहिए, पेमेंट तो अभी भी नहीं की। हम प्रोविजन की तरफ ही नहीं जा रहे, लाइबिलिटी साइड पर जब प्रोबेबल है, आउटफ्लो प्रोबेबल है, बिल्कुल है, रिलायबल एस्टिमेट है, पक्की बात है, क्या पास्ट इवेंट है, हाँ वायलेशन है, पर अप्रैल की, मई की और जून की, ये 3 महीनों की पास। जुलाई की सर वायलेशन हुई तो फाइनेंस में तो हमारे साथ ही थी ना। तो भाई वो जुलाई की फाइन, ये अच्छा ये वही वाली बात है जो आपको इस तरह से सिखाई थी, ठीक है जी, कि आपका ईयर एंड है 31 दिसंबर 13, ठीक है जी, आग लगी इधर और डेटर का बैंकरप्सी आई इधर, ठीक है, चोरी चोरी पता चला, कुछ याद है? सबसे पहला सवाल ये था, तो आपने कहा था जी ये एडजस्टिंग इवेंट है, चोरी और पता चला उधर, तो क्या ये एडजस्टिंग इवेंट था? नहीं यार, पता जो चल गया यार, 5 स्टेटमेंट्स तो है ना, नोटिस भी आपको अगस्त में आया है, नोटिस अगस्त में आया है, वो कह रहा है क्लियरली। आगे एक और सवाल है जिसके अंदर वो यूं कहेगा कि एकदम से ही, वो बहुत डिफरेंट है, उसको देखेंगे वहां पे जाके। इस सवाल की तो नेचर तो देखो ना, वो कह रहा है कि जी आपको हर मंथ का 0.4 जो है वो वायलेशन का जुर्माना लग गया है। अब अगर 30 जून के ऊपर आपने प्रोविजन बुक करनी है तो कितने महीने का डिफॉल्ट कर चुके हैं आप? पास्ट इवेंट है 3 महीने का वायलेशन, 3 महीने के वायलेशन की प्रोविजन बना ले, चौथे महीने की फिर वो जुलाई 17 के अंदर यानी अगले साल के अंदर फिर आप एक्सपेंस बुक करेंगे जब उसकी वायलेशन होगी। पास्ट इवेंट ही नहीं है, पास्ट इवेंट नहीं है तो प्रोविजन कैसे बुक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब इस लाइन की तरफ आते हैं, इट इज प्रोबेबल दैट दिस पेनल्टी विल बी रिकवर्ड फ्रॉम सप्लायर। हाँ जी, इसका मतलब अब ये भी आ गए हैं भाईजान सप्लायर साहब, रीइंबर्समेंट वाला चक्कर बन रहा है, क्या ख्याल है? अच्छा वो क्या कह रहे हैं, इट इज प्रोबेबल दैट इज पेनल्टी वुड बी रिकवर्ड। अब एसेट साइड है, प्रोबेबिलिटी तो हमारा गुजारा नहीं चलता, हम तो जस्ट क्या करेंगे, कंटिंजेंट एसेट को डिस्क्लोज करेंगे। क्या करेंगे जी? कंटिंजेंट एसेट को डिस्क्लोज करेंगे। अब अगली बात, हाँ जी, मुझे ये बताओ अप्रैल के महीने का जो आपने वायलेशन किया जिसका 0.4 जुर्माना लगा है, क्या आप वो पहला 0.4 उससे रिकवर कर सकते हैं? क्योंकि उसका और आपको तो तय ही क्या हुआ था, आप लेट गए थे 30 अप्रैल का, क्या समझे? तो इसलिए प्रोविजन 1.2 की है और कंटिंजेंट एसेट आप बुक करोगे, रिकॉर्ड करोगे, बुक करोगे, सॉरी डिस्क्लोज करोगे 0.8 मई और जून, ठीक है ना, 0.8 मई और जून का कंटिंजेंट एसेट डिस्क्लोज करोगे नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है जी, सही है। अब इसको लिखना है, आपने देखना है कैसे लिखना है, ठीक है ना। आप यूं कहोगे कि द किधर गया, द नोटिस received from authorities is an evidence of condition that existed at the balance sheet date, therefore a provision of 1.2 million ब्रैकेट में लिखोगे 0.4 into 3 shall be recorded, ठीक है जी, as only 3 months violation exist at year end, थोड़ा सा बता दोगे। उसके बाद अगली बात क्या करोगे कि as it is probable that this penalty would be recovered from the supplier, therefore it is, और contingent asset वाला सामने रख लोगे ना, ठीक है, it shall be disclosed as a contingent asset giving brief description of, और disclosed as a contingent asset amounting to 0.8 ज़रूर लिखना है, साथ एक लाइन लिखनी हो तो लिख देना, because the April month loss cannot be recovered from the supplier because it was not in the agreement which was done by supplier with us, ठीक है। तो बहरहाल ये थोड़ी सी बात आपने, अगर इतना स्पेसिफिक ना भी होना तो जनरल बात भी लिख दें, 0.8 और 1.2 इसको लिखना ज़रूर है। अब ये कल देखता हूँ मैं कैसे आप लिख कर लाते हैं, क्या सूरत हाल होती है आपकी, ठीक है। अब मेन आते हैं जी असल कहानी की तरफ, पढ़ें जी नंबर ए। अच्छा अब ये देखें, ये बी जो है, अब इस बी के बारे में ये ना कहना कि ये भी हमने करना है, मैंने नहीं करवाना, ये भी जाओ जो मर्जी कर लो, मैं नहीं करवाऊंगा। देखा देखा नहीं लग रहा, देखा देखा नहीं कर हैं,
टेस्ट में क्या, ये एग्जाम्पल में किया हुआ है, ये एग्जाम्पल्स में हमने किया हुआ है। 7 एम्प्लॉयज़ इंजर हुए, कुछ आ गए थे जो कह रहे थे, याद करो, जो कह रहे थे जी हमें सिर्फ दिमागी से स्ट्रेस हो गया है, ईच सच पे आउट वॉज रिकवरेबल। ये एग्जाम्पल सवाल में रीइंबर्समेंट वाले सवालों में की थी, तो ये किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। अब रह गया पॉइंट ए, तो बस कमियां बेशियां पूरी कर रहे हैं जी, पेपर में भी आ जाया थे तो बहुत अच्छी बात है। और क्यों को पढ़ाया नहीं हुआ था, पढ़ाया तो हुआ था ना जी। ओके, अच्छा जी, नहीं जी, शुरू करें ज़रा पढ़ना इसको। क्या सवाल है ए, क्या सवाल है ए, बल्कि यूँ कहना चाहिए आखिर सवाल है, मज़े का, चस आ जानी। आज ऐसे ही पढ़ते रहें तो हम ना इंशाल्लाह मगरिब तक पढ़ते रहेंगे। तैयार है, तैयार है। कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन ये सवाल करवाने खुद ज़रूरी हैं बेटा मेरी तरफ से, वरना मैं तो आपसे कोई ना कोई मसला ऐसे ही फिर आ जाता है। आगे सवाल टेक्निकल आ रहे हैं काफ़ी जी। NPL एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 अगस्त 16, हमारा ईयर एंड है 30 जून 17, ठीक है, टू सप्लाई कस्टमाइज्ड बैटरीज टू अ न्यू कस्टमर। As per terms of agreement, NPL is required to deliver 50,000 batteries at the end of each month from December 16 to September 17 at a consideration of 15 million per month। आगे ना पढ़ें, फिलहाल ज़रा इसको प्लॉट कर लें, क्या कहते हैं, ठीक है। हमारा साल है, शुरू हो रहा 1 जुलाई 16 को, बोलो, और हमारा साल ख़त्म होना है जाकर 30 जून 17 पर, ठीक है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ठीक है जी। लें जी, हमारा साल तो हो गया यहाँ पर एंड। अब आगे अगर है भी तो वो अगला साल है, ठीक है। अब वो कहता है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट किस दिन किया है जी, 1 अगस्त को कॉन्ट्रैक्ट किया है, लेकिन इस दिन से सप्लाई नहीं शुरू कर दी, बल्कि वो क्या है, दिसंबर 16 से हमने सप्लाई शुरू करनी है, ठीक है, इधर से, और ठीक है ना, दिसंबर से सप्लाई शुरू करनी है और कब तक चलानी है सप्लाई, सितंबर 2017 तक। ये जून है, ये जुलाई, ये अगस्त और ये सितंबर, ये अपने साल से भी आगे निकल गई बात, ठीक है, सही है। हमारा ईयर एंड क्या है जी, 30 जून 2017, उससे आगे भी जा रहा है काम। अब आगे पढ़ते हैं। अच्छा, अब ये ना बेसिकली क्या है, बेसिकली ये एक हम जो है वो मतलब प्लानिंग कर रहे हैं, हमारी प्लानिंग है, ठीक है। प्लानिंग क्या है कि हम हर महीने 50,000 बैटरीज देंगे और हर महीने हमें 1.5 करोड़ रुपए आता जाएगा पर मंथ, प्लानिंग ये थी, ठीक है। पेनल्टी फॉर ईच लेट डिलीवरी फॉर कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वुड बी 5 मिलियन। अगर आपने कोई भी लेट डिलीवरी की, हर महीने डिलीवर करने हैं ना 50,000 टायर्स, ठीक है, तो बैटरी, सॉरी 50,000 बैटरी जो आपने हर महीने डिलीवर करनी है, अगर उनमें से कोई लेट हुई डिलीवरी तो आपने 5 मिलियन पेनल्टी देनी है। एंड ₹20 मिलियन किस लिए, पेनल्टी फॉर लेट डिलीवरी है 5 मिलियन, एंड कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अगर बिल्कुल ही कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दें तो 20 मिलियन देकर आप निकल भी सकते हैं, ठीक है। अब आपकी ये सोच थी कि आपको रेवेन्यू आना है, आपने जो ये एग्रीमेंट किया ना इस दिन खड़े होकर, तो आपकी ये सोच थी कि 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5 ये आते जाएंगे, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, और ये आप हैं 15 मिलियन है। ओ माय गॉड, इतने ज़्यादा 1.5 मैंने डाले हैं, इनको सबको मिटाना पड़ेगा। 15 मिलियन कोई बात नहीं थी, वैसे माफ़ कर देते मुझे, नीचे 1 ले लेते, बात तो वहीं आ जानी थी। तो 15 मिलियन, 15 मिलियन, 15 मिलियन, प्लानिंग्स, ये प्लानिंग्स होती हैं हमारी, हैं जी। और एक प्लानर ऊपर बैठा हुआ है, उसकी अपनी प्लानिंग्स होती हैं। तो ये सारी प्लानिंग्स हमने की थी कि जी हर महीने 15-15 मिलियन आएगा।
और अगर हम लेट करेंगे तो 5 मिलियन जुर्माना देंगे, और अगर हम कैंसिल कर दें कॉन्ट्रैक्ट तो 20 मिलियन इकट्ठा ही, ठीक है। ऑन यकम अगस्त 16, ओए होए होए होए, ये कहाँ पे जी, कहाँ पे? यकम अगस्त 16 तो यही है जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ऑन यकम अगस्त 16 NPL हैड एस्टिमेटेड दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वुड बी 10 मिलियन पर मंथ। लो जी, ये हमारी असल एस्टिमेशन थी, हमारा ख्याली पुलाव ये था, 10 10 10 10 10 10 मैनू 10, और ये इन्होंने सोचा था माशाल्लाह 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 5-5 मिलियन हर महीने, 50-50 लाख हर महीने हमारा हम कमाते जाएंगे, साइड पे होता जाएगा। ये सोचकर यकम अगस्त को इन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। आगे कहता है हाउएवर, ओ माय गॉड, ये हाउएवर आ गया। हाउएवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज सब्सिक्वेंटली। Despite the increase in cost of production, NPL made timely deliveries till मई 17 at a total cost of 99। वो कब तक डिलीवरीज करते चले गए? मई 17 तक, यानी कि यहाँ तक, और ऐसे ही है, यानी यहाँ तक उन्होंने वो डिलीवरीज करते 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 यहाँ तक आ गए, ठीक है। और इस दिन तक उन्होंने, हालांकि कॉस्ट वगैरह बढ़ गई, पता नहीं किस वक्त बढ़ी, टोटल कॉस्ट कितनी इनकर कर दी उन्होंने? 99 मिलियन। अच्छा, अब वैसे बाय द वे पूछ रहा हूँ कि वैसे इन महीनों का, ये महीने कितने बनते हैं? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, कितने महीने बनते हैं? 6 महीनों का रेवेन्यू कितना है जी? 15 इंटू 6 करें, 90। तो यहीं पर ही क्या आ गया आपको? 9 मिलियन का तो यहीं पे लॉस आ गया। लेकिन आप इस लॉस को लिफ्ट ना कराएं, क्योंकि ये लॉस तो P&L के अंदर इस साल आ जाएगा, इसकी कोई प्रोविजन बुक नहीं करनी, ठीक है। ओके, ऐसे ही है। अगली बात अब यहाँ से शुरू होती है ऑनवर्ड्स। कहता है, मैं मतलब यूँ लिख देता हूँ आपके लिए कि आप कहें जी 15 इंटू 6 टोटल 90 आता है, ये रेवेन्यू है, और कॉस्ट जो है टोटल वो कितनी है? 99 है, और हमें जो लॉस आ गया है वो कितना है? कितना जी बोलें? 9 का। तो इस लॉस के बारे में जी आपसे अर्ज़ यही करना थी कि आप इसको क्या कर दें? इग्नोर कर दें, क्योंकि ये लॉस ऑलरेडी इनकर होकर P&L में पहुंच गया हुआ है, ठीक है। ये बात समझ आई? सारी कहानी समझ आ रही है? आगे बढ़ो, कहानियाँ होती हैं कहानियाँ। कहता है सप्लाई फॉर जून 17, ओ माय गॉड, इसकी बात कर रहा है। तो सप्लाई फॉर जून 17 क्या हुआ जी? इसको इज डिलेड, वॉज मेड ऑन 15 जुलाई। अब फौरन जैसे ही 30 जून 17 आया, आप रात को 30 जून 17 को जब सोने लगोगे तो आपको पता है कि आप लेट कर चुके हो डिलीवरी, आप डिफ़ॉल्ट कर चुके हो। 30 जून 17 की शाम को जब आप सो रहे हो तो आपको पता है कि आपने डिलीवरी लेट कर दी हुई है, आप गुड्स डिलीवर करने नहीं जा रहे टाइम पर, ठीक है। तो इस दिन खड़े होकर सबसे पहली एंट्री जो आप पास करेंगे वो क्या होगी? एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट 5 मिलियन। पेबल प्रोविजन एक ही बात है बस, ठीक है, इसकी तरफ ना जाओ अब। नेक्स्ट, यहां तक को मसला। अगली बात आए, कहता है सप्लाई ऑफ जून 17 वॉज, अच्छा वो कहता है हाउएवर कॉस्ट डिस्पाइट इंक्रीज इन सप्लाई फॉर जून 17 वॉज मेड ऑन 15 जुलाई 17 एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 18 मिलियन, ऑफ विच 14 मिलियन हैड बीन इनकर्ड टिल। अच्छा, अब ये ना थोड़ा सा मामला गड़बड़ होता है यहाँ पे आके। देखें जी, NRV टेस्ट समझ में आता है क्या है? NRV टेस्ट क्या होता है? आप दो चीज़ें कंपेयर करते हैं, आप कॉस्ट पकड़ते हैं और आप नेट रियलाइजेबल वैल्यू लेते हैं उस स्टॉक की, और इनमें से इसको कंपेयर करते हैं। अगर तो आपकी NRV कॉस्ट से कम है तो आप कहते हैं जी NRV लॉस आ गया, इसे रिकॉर्ड कर ले, लोअर ऑफ कॉस्ट NRV कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब NRV टेस्ट लगाते हुए आपको चाहिए होती है सबसे पहले NRV, और NRV होती क्या है? हाँ, कैसे निकलती है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में से आप माइनस करते हैं एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट, ठीक है जी, और हाँ, अब ये जो ना एस्टिमेटेड रिपेयर कॉस्ट भी हो सकती है
एस्टिमेटेड कंप्लीशन कॉस्ट भी हो सकती है, ठीक है, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू रिपेयर या कॉस्ट टू कंप्लीट, ठीक है, ये दोनों ही हो सकती हैं। अब क्या एस्टिमेट सेलिंग प्राइस है जी हमारी 15, और बोलो सेलिंग कॉस्ट सवाल के अंदर गिवन है? कोई नहीं गिवन, मैंने 0 लिख दिया। अब ऊपर देखो जी, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट गिवन है। अब यहाँ पे कहानी पता है क्या है, एक चीज़ होती है कॉस्ट और दूसरी चीज़ होती है एनआरवी। कॉस्ट वो है जो ईयर एंड तक लग चुकी है, कॉस्ट वो है जो ईयर एंड तक लग चुकी है, जबकि एनआरवी क्या है, जो हमें इससे मिलेगा। तो जो मिलना है वो तो 15 है, लेकिन वो 15 मिल जाए इसके लिए हमें मजीद कुछ इस इन्वेंट्री पे खर्च करना पड़ेगा। अब जो कहानी थी ना वो कुछ ऐसे थी कि आपके स्टॉक के ऊपर कुछ कॉस्ट लग चुकी है, वो तो इन्वेंट्री के अंदर आ गई, और कुछ अभी लगना बाकी है। गलत जगह पे चला गया जी, कुछ कॉस्ट आपकी लग चुकी है और कुछ अभी लगना बाकी है। जो लग चुकी है वो तो आपके बैलेंस शीट के अंदर वो वर्क इन प्रोसेस जैसे होता है, कुछ तो उधर आ जाएगी। क्या ख्याल है? और सही है। और जो अभी तक नहीं लगी है वो आप एनआरवी की कैलकुलेशन के अंदर ले लेंगे, ठीक है जी। ये असल में कहानी है थोड़ी सी इसके अंदर, ये बात समझें। वो कह क्या रहा है, ज़रा पढ़ें आप, ज़रा पढ़ें क्या रहा है। कहता है एनपीएल में टाइमली डिलीवरी मई एट टोटल कॉस्ट ऑफ 99, सप्लाई ऑफ जून 17 वॉज मेड ऑन 15 जुलाई 17 एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 18 मिलियन। वो कहता है जून की डिलीवरीज जुलाई में जाकर हुई, इसका मतलब जून में नहीं हुई। अब जून में काम चल रहा होगा ना उनके ऊपर, कंप्लीट होगी तो जून में कर देते हैं हम। 50 लाख रुपए का जुर्माना अपने सर पे डालना जरूरी था? बन गई होती तो क्यों लेट करते? बैटरीज बनी तो नहीं थी ना। वही तो ये कह रहा है कि जो जून की डिलीवरीज हैं वो जुलाई में हमने की, इसका मतलब जून में नहीं की। और साथ ही उसने ये कह दिया कि वो जुलाई में वॉज मेड 15 जुलाई एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 18 ऑफ विच 14 मिलियन हैड बीन इनकर्ड टिल 30 जून 17। इस पर कॉस्ट कितनी लग चुकी थी? 14 हमारे साल के एंड तक, 30 जून 17 तक इसमें इतनी कॉस्ट। ये वर्क इन प्रोसेस है, ठीक है। अब इसके ऊपर मजीद कितनी कॉस्ट लगना बाकी है? वो कहता है जी 14 हमारे साल में लग चुका था और टोटल 18 पर कंप्लीट हुआ, तो मतलब मजीद 4 कॉस्ट टू कंप्लीट या कॉस्ट टू रिपेयर जिसको कहते थे वो अभी लगनी बाकी है। तो इसका मतलब अभी 15 जो आना है ना, वो 15 लाने के लिए मजीद 4 का खर्चा हमें और भी करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है जी एनआरवी इसकी 11। अब 11 वर्सेस 14 क्या है जी? ये देखो असल में कहानी ये है, 18 की टोटल कॉस्ट है जिसमें से 14 लग चुकी थी और 4 अभी लगनी है, तो ठीक है ना। अच्छा चलें, अब ये काम हो गया। अब अगली बात, आपने 2 चीज़ें आपके पास आ गई हैं। ये क्या है जी? एनआरवी। ये क्या है? कॉस्ट। तो इसका मतलब आपको तो एनआरवी लॉस भी आ गया है। तो पहली एंट्री ये की आपने, दूसरी एंट्री क्या होने लगी है आपकी जी? दूसरी एंट्री क्या होने लगी है? एनआरवी लॉस की एंट्री पास कर रहे हैं आप, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट कितने से जी? आप यहाँ पर लिख दें थोड़ा सा, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट कैसे किया जी आपने? 14 की कॉस्ट थी, 11 की एनआरवी थी, तो इनसे डिफरेंस लेने के बाद क्या आंसर आया जी? 3 का कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। जी बच्चों, कुछ बात पल्ले पड़ी थोड़ी बहुत? ये दोनों का कंपैरिजन होता है, ठीक है जी। किस पे? नहीं बेटा, वो तो एक्चुअल कॉस्ट पता नहीं। वो तो हो सकता है पहले महीने में ना बढ़ी हो, दूसरे में बढ़ी हो, तीसरे में बढ़ी हो या चौथे में बढ़ी हो। जिस दिन से बढ़ी थी हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही हो, डिफरेंट प्राइसेस हो हर महीने में, हर रोज़ कुछ प्राइस बढ़ती हो, हर हफ्ते बढ़ती हो, हमें क्या पता। दिसंबर में ये अगस्त में जब खड़े होकर कॉन्ट्रैक्ट किया था उस वक्त एस्टिमेशन थी 10, लेकिन 1 दिसंबर से वो कह रहा है
कि 1 दिसंबर से फ्रॉम द मंथ ऑफ दिसंबर 16 टू सितंबर कितने गया पेनल्टी फॉर ऑन यकम अगस्त एनपीएल मेड प्रोडक्शन ऑफ 10 मिलियन हाउएवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज सब्सिक्वेंटली। कितना इंक्रीज हुई, किस दिन हुई, पता नहीं। ठीक है, किस महीने में इंक्रीज हुई है बता सकते हैं? नहीं। कितना इंक्रीज हुई है बता सकते हैं? किस महीने में कितना बढ़ा बता सकते हैं? बराबर इंक्रीज है कैसे अज्यूम कर लें? तो उन्होंने बस टोटल कॉस्ट दी थी, हम वहां से नहीं निकाल सकते थे, इसीलिए तो उन्होंने ये फनकारी लगाई थी यहाँ पे। ठीक है, अच्छा जी, अभी बात पूरी नहीं हुई, अभी बात कुछ बाकी है। कोई बता दे क्या बात बाकी है? आगे कहता है इट इज एस्टिमेटेड दैट 55 मिलियन वुड नीड टू बी स्पेंड टू मेक द लास्ट 3 डिलीवरीज विद इन टाइम। कहता है अगर वक्त के अंदर अंदर आपने डिलीवरीज करनी है तो 55 मिलियन के अंदर लास्ट 3 डिलीवरीज मतलब जुलाई अगस्त सितंबर की भी तो अभी रहती हैं, अब साल से निकल गई हैं, लेकिन हम तो कॉन्ट्रैक्ट करके यहाँ पे फंसे हुए हैं, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो यही तो फ़र्क है। अब इसका पास्ट इवेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करके फंस जाना। अब ये ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट भी था, ये सवाल ऐसे नहीं इस क्लास के अंदर रखा, कोई वजह थी तो रखा है। ठीक है ना, बात समझ आ रही है? अब जो तो ऑलरेडी हमारा साल गुजर गया, इसको तो हमने कहा वैसे ही तो प्रॉफिट एंड लॉस में आगे इसको छोड़ दो। ठीक है, बाकी जो आखिरी महीना बचा इसकी एक्सपेंस, इसकी प्रोविजन बुक की डिफ़ॉल्ट वाली, इसका पास्ट इवेंट क्या था, 30 जून की शाम को डिलीवर नहीं किया तो बस हो गया डिफ़ॉल्ट, हो गई लेट पेमेंट, तो ये एक्सपेंस बुक किया। उसके बाद जो स्टॉक हमारे पास पड़ा था जिसकी 14 मिलियन कॉस्ट लग चुकी थी, उसकी एनआरवी निकाली तो वो कितनी निकली, 11। हमने कहा उस स्टॉक की मद में मजीद 3 मिलियन का एक्सपेंस भी बुक कर लो। अब ये क्या है, ये फोरसीन लॉस होता है, ये फ्यूचर लॉस नहीं है। इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी है, इसको अवॉइड नहीं कर सकते। अब हाँ, फ्यूचर के जो 3 महीने बाकी हैं उनके हिसाब से अब ऑप्शन हम देखेंगे, इफ आई ऑनर और इफ आई कैंसल। अगर ऑनर करेंगे तो इनफ्लो होगा 15 15 15 45 और कैंसिल करने पर 20 मिलियन। ठीक है ना, लेकिन जब आप ऑनर करेंगे तो आपको टोटल कॉस्ट दे दी जितनी कॉस्ट के ऊपर आप जो है वो बना सकेंगे। तो तीसरी चीज, इफ आई ऑनर, इफ वी ऑनर, तो इनफ्लो कितना आएगा, 15 इंटू 3 महीने 45। लेकिन आउटफ्लो उसने बताया है कि अगर टाइमली डिलीवरीज करनी है तो आउटफ्लो कितना दरकार है जी, 55 का। इसका मतलब आपको 10 रुपये का आउटफ्लो मिलेगा, मतलब नेट में आउटफ्लो हो जाएगा आपका, मिलेगा। और अगर आप कैंसिल करते हैं, इफ़ आई कैंसिल, तो फिर पेनल्टी कितनी है। तो क्या मशवरा है जी आपका? मेरे ख्याल में चुप करके सब्र शुक्र करके अब बनाएं अगले 3 महीने, और बनाकर 3 महीने डिलीवरीज करें, क्योंकि आपका लॉस वैसे बढ़ जाना है। लेकिन पीरियड एंड पे खड़े होकर लोअर की प्रोविज़न बुक करें, लोअर की प्रोविज़न बुक करें। तो तीसरा काम क्या करेंगे, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट की प्रोविज़न क्या बुक होती थी जी, हम कहते थे जी अ प्रोविज़न शैल बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ नेट इनफ्लो इफ आई ऑनर और नेट आउटफ्लो आफ्टर, मतलब आउटफ्लो इफ आई कैंसिल। तो इन दोनों में से जो लोअर है वहीं से जाकर सफ़े से जाकर आपने लिख लेना है। ठीक है, तो तीसरी चीज़ क्या लिखोगे जी, एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट। कितने से जी, इन दोनों में से लोअर से। हाँ जी, अब ये 3 बातें आपने लिखनी है इस सवाल के अंदर। ठीक है, पहली बात एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट 5 से, उसके बारे में आप अंग्रेजी में लिखोगे प्रोविजन वाला। ठीक है, क्या लिखोगे कि जी पास्ट इवेंट क्या है, पास्ट इवेंट हो गया लेट पेमेंट, लेट डिलीवरी की वजह से ना। ठीक है, तो उसकी पेनल्टी की प्रोविजन हम बुक कर लेंगे। उसके बाद बाकी 3 के बारे में आप पूरी कहानी लिखोगे कि जी जो डिलीवरी लेट हुई है, ठीक है, उसकी कॉस्ट एज ऑन 30 जून 15, द स्टॉक इन प्रोसेस एज ऑन 30 जून 15 हैज़ अ कॉस्ट अपीयरिंग इन आवर बुक्स एट 14 मिलियन, हाउएवर इट्स एनआरवी इज 11 एज कैलकुलेटेड बिलो, और नीचे छोटी सी वर्किंग कर देना। देयरफॉर एज, बल्कि यूँ लिखना, एज द एनआरवी ऑफ 11 इज लोअर देन कॉस्ट ऑफ 14, देयरफॉर a loss of 3 million, NRV loss of 3 million shall be recorded in statement of financial position for the year ended
30 जून 2017, ठीक है। उसके बाद इसके बारे में क्या लिखेंगे, फॉर रिमेनिंग 3 मंथ्स अ प्रोविजन ऑफ ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट शेल बी रिकॉर्डेड, वहीं से देखकर लिखना ना, पहली लाइन भी आ जाएगी बीच में, ठीक है ना, एट लोअर ऑफ इन दो अमाउंट्स का लोअर, और एज कैलकुलेटेड बिलो में ये वर्किंग भी कर देना। तो साथ साथ कैलकुलेशंस शो करनी है, उसने कहा भी है जहाँ मुमकिन हो वहाँ पे आप कैलकुलेशंस शो करो, ठीक है। तो दिस वाज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन जी। पेबल कर दो, ये 5 की बात कर रहे हो, पेबल कर दो, इसमें कोई लड़ाई नहीं, कर लो यार, खैर जी। तो आई के पता क्या करता है, मैं चलो दिखाता हूं आपको एक सोल्यूशन, ये भी उधर ही चला गया ना जी। सवाल नंबर कौन सा, 5 है ना, ये पेबल और प्रोविजन लिख देगा इकट्ठा करके, इधर देखो इन्होंने ऐसे करके लिखा है, एनपीएल शैल रिकॉर्ड फॉलोइंग प्रोविजन और एक्सपेंस, प्रोविजन फॉर पेनल्टी, ठीक है 5, एक्सपेंस रिलेटेड टू इन्वेंट्रीज रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ, वो 3, और प्रोविजन फॉर ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करके ज़रा ऐसे लिख दिया। अब देखो, सप्लाई ऑफ जून 17 वाज मेड आफ्टर डिले ऑफ 15 डेज, सो एज पर टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट प्रोविजन फॉर पेनल्टी शुड बी, एंड प्रोविजन लिखा हुआ है, कई सोल्यूशन में ऐसे भी करता है, प्रोविजन स्लैश लायबिलिटी भी कर देता है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है ना। चलो अब देखो इसका सोल्यूशन कैसे लिखा, हमने भी इसी तरह से बात लिखनी है, लेकिन हम हर एक पॉइंट को अलग अलग बताते गए थे। सिंस कॉस्ट टिल 30 जून इज़ हायर देन NRV ऑफ इन्वेंट्री है, जो कि 11 है, ठीक है उसने ब्रैकेट में शो कर दिया, हम दूसरी तरह कैलकुलेशन कर देंगे, एक्सपेंस ऑफ 3 मिलियन रिलेटेड टू राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री टू NRV शुड बी रिकॉर्डेड। फिर 55 के बारे में कहते हैं, सिंस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 55 विच वुड नीड टू बी स्पेंड इज मोर देन रेवेन्यू फॉर 3 डिलीवरीज, द कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर्ड ऑनरस एंड प्रोविजन शुड बी मेड एट लोअर ऑफ 10, और वो जो दूसरा था 20 मिलियन, नीचे कैलकुलेशन शो कर दोगे, ठीक है जी, सही है। अच्छा, किसकी, इसकी तस्वीर, चलें जी। तो बी ऑलरेडी हो चुका था, ए और सी भी हो गया, अब ये सवाल ख़त्म है मेरे हिसाब से ना, कोई रह तो नहीं गया इसमें कुछ, बोलो। चले पास पेपर 1 पे आए ज़रा, वेरी ज़बरदस्त सवाल, एक और अच्छा प्यारा सवाल, आज सवाल करते जाना है यहाँ तक कि I-37 गए, बस अब मुझे माफ़ कर दो, एंजॉय करते करते पढ़ना है। लेकिन मुसीबत इसमें फंस गए आप कि कल मैंने ये सोल्यूशन, और जो घर बैठे हुए हैं जिन्होंने ये लेक्चर ले लिया तुअन व करहन, उनसे भी चेक होगा, और जो बगैर लेक्चर लिए आएंगे उनको तो वैसे ही खड़ा करना है, मैंने लिख के लाना है, इनको अपने अल्फाज में लिखना है, ये बहुत ज़रूरी है। सिर्फ समझ लेने से काम नहीं चलेगा, समझा तो मेरा वो पॉइंट समझ आ गए हैं, लेकिन अब उनकी प्रैक्टिस है लिखना, तो प्लीज़ लिख के आइएगा। ये आखिरी मोमेंट्स हैं, इनके अंदर ये आपने कैश करनी है। कंसोलिडेशन एकदम तैयार थी, तकरीबन तैयार है, IS-37 10 ऐसे ही तैयार होना है जैसे अभी 7 तैयार कर लो, आखिरी महीने में मुसीबत पड़ जाएगी वरना। उसके साथ फाइनल अकाउंट शुरू हुआ, अभी उसका होमवर्क नहीं शुरू किया, जैसे ही IS-37 को अब साइड पे लगाते हैं, अब फाइनल अकाउंट पे स्ट्रेस ज़्यादा दे लेंगे, वो ख़त्म होगा, आगे IFRS 15 भी अभी रहता है। तो ये जो टॉपिक्स कंसोलिडेशन और उससे ऑनवर्ड्स हैं, इनको आप बिल्कुल रेडी रखो ताकि प्रेप लीव में जाकर ये वाला लोड आप पे कम रहे, ठीक है जी। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन अज्यूम दैट डेट टुडे इज़ यकम फरवरी, अगेन वही वाली बात है जी कि आपने ये नहीं समझ लेना कि ईयर एंड क्या है जी हमारा, वैसे 31 दिसंबर 2019, ठीक है 31 दिसंबर 2019, और वो कह रहा है अज्यूम करो इस वक्त यकम फरवरी, दूर नहीं होगा ज़्यादा जी, चलो ठीक है, दूर वाले महीने, यहाँ बहुत क्यों से चला आ रहा होगा साल 1 2 3 4 ऐसे महीने, ठीक है। तो ये क्या है जी, यकम, अज्यूम करो कि आज क्या है जी, यकम फरवरी 2020, ठीक है। लेकिन आपने ये मतलब नहीं समझ लेना कि इस दिन डायरेक्टर्स जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑथराइज़ कर देंगे इशुएंस के लिए, वो मैं ऐसे ही अज्यूम कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पे ऐसे ही अज्यूम फिगर है कि शायद वो तो कहीं जाकर 31 मार्च को करेंगे, ठीक है ना। ये अज्यूम किया है मैंने, क्या किया जी मैंने, ताकि आप कभी ये ना समझ लें, इस तरह के जितने भी सवाल हैं उनमें सिर्फ वो ये कहता है कि हम यहाँ खड़े हैं बस जी, बताने के लिए कि हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है। लेकिन उसका मतलब ये कतन नहीं ले लेना कि डॉक्टर इस दिन ऑथराइज कर रहे हैं फॉर इशुएंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, ठीक है, सही है ना, जब तक कि वो खुद कह ना दे, ओके। अच्छा, अब जो आता फाइनेंस फॉर द पर्पस हो गया,
ऊपर लाइन और तो कुछ ना ऊपर जी। यू आर द फाइनेंस मैनेजर, यू आर द फाइनेंस मैनेजर ऑफ वंडर लिमिटेड, योर असिस्टेंट इज प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ WL फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। ही हैज ब्रॉट फॉलोइंग मैटर्स फॉर योर कंसीडरेशन। क्या जी, क्या मसला है भाई, क्या मसला है? कहता है इन मिड ऑफ 2019 WL launched a new model of laptop with the name of Champ, which became popular among customers। ठीक है जी, ये यहाँ कहीं साल के दरमियान में, ठीक है जी, ये साल अगर हमारा यहाँ से चला आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ कहीं पर जो है वो उन्होंने दरमियान में कहीं पर चैम्प लॉन्च किया और चैम्प बड़ा ना लोगों में जो है वो मशहूर होता जा रहा है। ठीक है, अच्छा, इन द मिड ऑफ 19 यहाँ कहीं पर, ठीक है जी। अच्छा, आए कहता है इन नवंबर 19, लेकिन अब मिड का मतलब है कि जून जुलाई में आपने लॉन्च कर दिया होगा। इन नवंबर 19 WL started receiving complaints about incidents of electric shocks and excessive heating. Some of these incidents resulted in serious injuries to customers. Several customer files। वो कहता है जी कि नवंबर में ना, नवंबर में यहाँ कहीं हमें शिकायत मौसूल होने लग गई हैं कि चैम्प तो करंट मारता है और कुछ लोगों को ओवर हीटिंग की वजह से कुछ लोगों की तो टांगें ही जल गई हैं जिन पे लैपटॉप रख के बैठे, तो सीरियस इंजरीज हो गई हैं। ठीक है जी, और उन्होंने फाइल भी क्लेम कर दिया है। इन नवंबर 19 WL started receiving complaints about incident of electric shocks and some of these incidents resulted in serious injuries. Several customers filed claims for damages with WL for injuries. The matter was highly publicized in media as well। बदनामी भी बड़ी होगी, बड़ी बदनामी होगी। ठीक है, कुछ लोगों ने तो केस भी कर दिया। अब आगे कहता है वो इन ऑन 1 दिसंबर 19 WL सस्पेंडेड सेल ऑफ चैम्प, चैम्प की सेल रोक दी है। ठीक है जी, WL कंडक्टेड एन इंक्वायरी, हुआ क्या देखिए तो सही, विच लेड टू कंक्लूजन दैट दीज इंसिडेंट्स वर हैपनिंग बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव चार्जर्स। ओए होए होए होए, मसला किसमें था? चार्जर्स में। मसला किसमें था? चार्जर्स में। ऑन 25 दिसंबर 19 WL, अब 25 दिसंबर 19 WL announced that all customers can collect the replacement chargers from 15 January 2020 and onwards from WL service center without any additional cost। तो इंक्वायरी की इन्होंने दिसंबर में और 25 दिसंबर को इन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दी। एक ज़रूरी ऐलान हजरात, एक ज़रूरी ऐलान समात फरमाएं। जिन जिन लोगों ने चैम्प लिया था, मसला जो है वो उसके चार्जर के अंदर है, चैम्प में कोई मसला नहीं है। वो 15 जनवरी से हमारे किसी भी आउटलेट पे तशरीफ़ लाएं, जब मर्जी आ जाएं। 15 जनवरी के बाद, 15 जनवरी एंड ऑनवर्ड्स जब भी आएँ आप हमारे आउटलेट से अपना चार्जर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो रिप्लेस करवाएं। मसला सिर्फ चार्जर में था। अनाउंसमेंट हो गई जी। अब मेरा सवाल, क्या करें इसका जी? कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है। ठीक है जी, तो 25 दिसंबर के ऊपर आपने अनाउंस कर दिया है, तो चाहे 15 जनवरी से भी से ही ऑनवर्ड्स आप कर रहे हैं, असल में जो आप अनाउंसमेंट कर चुके हैं, इस अनाउंसमेंट की वजह से आपके ऊपर एक कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन अब आ चुकी है। इसलिए ये रेंट पर आप ये रिप्लेस होने वाले चार्जर्स की प्रोविजन बुक करेंगे। ओके, डन। अच्छा, अगली बात, द सेल ऑफ चैम्प विल ऑल्सो रिज्यूम ऑन द सेम डे एट अ रिड्यूस्ड प्राइस। लेकिन कुछ कीमत कम करके ना, बदनामी बड़ी हो गई, हम कुछ थोड़ा सा डिस्काउंट लगाएंगे जी, कोई मसला नहीं था जी, ऐसे ही बस वो चार्जर का मसला था। ठीक है जी, तो थोड़ी प्राइस रिड्यूस करके हम फिर अगले साल जब 15 जनवरी से जब लोग लेने आना शुरू होंगे चार्जर, तो हम साथ में फिर जो है वो चैम्प को भी रिड्यूस्ड प्राइस पे बेचेंगे। बड़ा वैसे है ना अजीब मामला हुआ है ना, कितना दुख की बात। फर्दर इट हैज़ बीन इंटरनली डिसाइडेड, उन्होंने कहा है जी, क्योंकि गुडविल बड़ी पता है आपको ख़राब हुई है, कि इंटरनली एक और डिसीजन भी लिया गया है कि दैट अ फ्री USB शैल बी गिवन टू कस्टमर कमिंग फॉर कलेक्टिंग रिप्लेसमेंट चार्जेस एज अ गुड जेस्चर जी। तो इंटरनली एक डिसीजन और भी ले लिया इन्होंने। ठीक है, इंटरनली डिसाइड कर लिया इन्होंने कि जो भी अब आएगा गुड जेस्चर के तौर पे उसको हम एक फ्री USB देंगे। लेकिन हमने अभी कस्टमर को बताया नहीं, सरप्राइज़ रखा हुआ उनके लिए। क्या रखा हुआ है जी? सरप्राइज़। अब इस सरप्राइज़ का क्या करें? क्यों?
डिसीजंस आर नॉट ऑब्लिगेशन अनलेस अनाउंस या कम्युनिकेटेड। दो बातें हो गई, इसके बारे में ये लिख देंगे आप, ठीक है जी। अच्छा, तीसरी बात, द मैटर वॉज रेज्ड विद सप्लायर ऑफ चार्जर। अब हम चले गए बैटरी लिमिटेड के पास। बैटरी लिमिटेड चार्जर का सप्लायर वो था, मसला जो उसका निकला है, ठीक है। हमने उससे बात की, हमने कहा यार देखो तुम्हारी वजह से क्या हो गया हमारे साथ, ठीक है। बैटरी के पास गए और ऑन 20 जनवरी 2020 बैटरी एडमिटेड द फॉल्ट। उन्होंने कहा हाँ यार वाकई हमसे गलती हो गई, एंड एग्रीड टू ओनली एडजस्ट द कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव चार्जर्स। और उन्होंने कहा है कि हम सिर्फ आपको जो डिफेक्टिव चार्जर्स दे दिए थे उनकी कॉस्ट भी एडजस्ट कर देंगे, लेकिन करेंगे अगेंस्ट फ्यूचर परचेजेस। मतलब वही हो गया, ठीक है, एग्री कर गए हैं वो, तो वर्चुअली सर्टन हो गया है, ठीक है। अब ये वर्चुअली सर्टन हो गया। तीसरी बात इसके बारे में लिखनी है, अमाउंट्स क्या हैं वो अभी नहीं पता, वो बाद में देखते हैं, फिलहाल तो डिसीजन जरा ये करते जा रहे हैं कि 3 बातें तो हमने इस पर लिखनी है। नंबर कितने, 10 नंबर हैं इसके, माशाल्लाह। उसके बाद, इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर योर असिस्टेंट हैज़ प्रपोज अ प्रोविजन ऑफ 105.3 मिलियन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर। अब असिस्टेंट साहब ने ये एक प्रोविज़न की फ़िगर बना कर दे दी है, इसमें से हम फिगर्स मिल जाएंगी, लेकिन उसकी प्रोविज़न के साथ हम इत्तेफाक करें ना करें ये बात की बात है, ठीक है ना। हो सकता है उसने इसमें कुछ चीज़ें ऐसी डाली हो जो हमें जिनसे इत्तेफाक ना हो, लेकिन हमें अमाउंट्स यहाँ से ज़रूर मिल जाएंगी, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं जी। सबसे पहले जो उसने बनाया 105 का कैसे बनाया उसने एस्टीमेट, कहता है कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग चार्जर टू बी एक्वायर्ड फॉर कस्टमर्स, मतलब जिनको आप डिलीवर कर चुके थे चैम्प कस्टमर्स के लिए। होल सेलर्स एंड रिटेलर्स, जाहिर है आपने अब खुद ही नहीं बेचे होंगे, कुछ होल सेलर और रिटेलर से ही बेचे होंगे, तो उनके लिए भी आपने ये रिप्लेसमेंट चार्जेस मंगवाने हैं। और इसकी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है, आपने 25 को अनाउंसमेंट कर दी है, इसलिए इसकी प्रोविजन क्रिएट करनी है, ओके। आगे कहता है हाँ, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ चैम्प विद WL। चैम्प का जो स्टॉक WL में पड़ा है, चार्जर तो उनके भी ख़राब हैं, उनके लिए भी चार्जर मंगवाने हैं। अब मेरा सवाल, प्रोविजन किसके लिए क्रिएट करनी है? प्रोविजन क्रिएट करेंगे जी 6.2 और 2.3 के लिए, क्योंकि ये तो आपके पास स्टॉक पड़ा है, ठीक है। आप इसकी प्रोविजन ना बनाएं, आप ना बेचें जी, वो NRV लॉस की तरफ तो जाएंगे, वो अवॉइड नहीं हो सकता, लेकिन प्रोविजन किस लिए बुक करें? हम किसकी तरफ लायबल फील करें ये चार्जर्स के लिए? हम किसी की तरफ लायबल नहीं हैं। हाँ, वो अलग बात है कि इसको NRV की कैलकुलेशन के अंदर यूज़ करेंगे, लेकिन फिलहाल तो मैं बात कर रहा हूँ एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट कितने से कर लें? 9.1 है, नहीं ना, बन गया ना, 9.1 बन गया जी, ठीक है। उसके बाद ये बच गया जी 4.9। अच्छा, ये टोटल कितना बनता है टोटल? चल टोटल को छोड़ें, इस 4.9 के बारे में क्या कहते हैं आप? ये 4.9 जो है, कॉस्ट मुझे नहीं गिवन, कॉस्ट कितनी है लैपटॉप्स की मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी NRV निकालने के लिए मैं कहूँगा जी एस्टीमेटेड सेलिंग प्राइस जो है वो इतनी है। कितनी है? इतनी, मुझे नहीं पता, लेकिन लेस कॉस्ट टू कंप्लीट या कॉस्ट टू सेल, जो भी कह लें, कॉस्ट टू कंप्लीट ही होगा वैसे ये तो। और क्या ख्याल है कितना? 4.9, ठीक है जी। तो ये इस तरह से अब आपने बताना होगा। ये अब 2-3 जगह पे आपको ये चीज़ नज़र आएगी, ये जब भी NRV का आता है मामला, तो आप कैसे इसको लेवल लेकर चलते हैं, ठीक है ना। तो कॉस्ट है हमारी और NRV है हमारी, अब इन दोनों को कंपेयर करना है, तो आप ये नहीं पता कि NRV लॉस है या नहीं है, लेकिन जब भी ये लाइन आएगी ना, तो आप इसके बारे में यूँ लिख देंगे कि द 4.9 मिलियन रुपीज़ रिलेटिंग टू रिप्लेसमेंट चार्जर्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक are not included in provision, rather this shall be used in NRV टेस्ट कैलकुलेशन। बस ये लिख देना। अब मुझे नहीं पता NRV टेस्ट लगाने पर NRV लॉस आया या नहीं आया, मुझे कॉस्ट भी नहीं पता, मुझे एस्टिमेट सेलिंग प्राइस भी नहीं पता कि मैं NRV निकालूं, लेकिन ये तो मुझे पता है कि इसने जाना कहाँ है, ठीक है। तो अब ये 2 बातें हो गई। पहली बात, प्रोविजन किस पर बुक करोगे? 9.1 पर, ठीक है। पहली बात, प्रोविजन किस पे बुक करोगे? 9.1 पर। दूसरी बात, इस 4.9 के बारे में क्या आपका हुक्म है? दिस विल बी यूज्ड इन NRV कैलकुलेशन या NRV टेस्ट, दिस विल बी यूज्ड इन NRV टेस्ट या NRV कैलकुलेशन, उसके अलावा और कुछ नहीं कहना इसके बारे में, ठीक है।
अभी पढ़ाता हूँ आईकैप का सोल्यूशन भी, ठीक है। अगली बात, रिकवरी फ्रॉम बीएल, ये क्या है जी? यही था ना वो वर्चुअली सर्टन, बोलो वर्चुअली। अच्छा, अब इसके अंदर ना आईकैप ने कोई ज़्यादा तफसील नहीं बयान की, जैसे कि इसका टोटल क्या बनता है, 14 बनता है। 14 के बदले में आ कितने रहे हैं, 11.5। तो रिसीवेबल जो बुक करना है ना, रिसीवेबल, उसके बारे में आईकैप इतनी गहराई में नहीं गया, उसने बस ये कह दिया रिसीवेबल भी बुक कर लेना जो वर्चुअली सर्टन है। लेकिन अगर हम डीप डाउन जाकर सोचें तो 11.5 टोटल रिसीव होना है, जिसके में से प्रोविजन कितने की क्रिएट हो चुकी है, 9.1 की, और टोटल कितना है 14। तो अगर प्रोपोर्शनेटली रिसीवेबल को बुक करें तो प्रोपोर्शनेटली बनता है 9.1 डिवाइडेड बाय 14, कितना जी, 7-8 कितना आता है, कुछ इस तरह से आएगा 7.5। लेकिन आईकैप इतनी डिटेल में नहीं गया था, बस ने ये कहा था वर्चुअली सर्टन रिसीवेबल, वर्चुअली सर्टन एसेट रिकॉर्ड कर लो। लेकिन मैंने अब क्या कहा कि देखो यार, हमने टोटल 14 मिलियन के चार्जेस की प्रोविजन क्रिएट करने का सोचा, लेकिन फिर ज़्यादा है हो नहीं, प्रोविजन तो सिर्फ बनती है 9 की, बाकी एनआरवी कैलकुलेशन में यूज़ होगा। फिर जब रिकवरी की बात होगी तो जितनी प्रोविजन बुक की है प्रोपोर्शनेटली उतना ही इसमें से रिसीवेबल बुक कर सकते हैं ना, प्रोविजन से ज़्यादा तो नहीं हो सकता। तो अब कैसे करें अलग अलग, तो टोटल गिवन है 11.5, तो मैंने कहा प्रोपोर्शनेट कर लो, ठीक है। 11.5 को बांट दो, दो हिस्से बन गए, एक 9.1 और एक 4.9, 9.1 और 4.9, टोटल 14। तो आपने 11.4 में से प्रोविजन वाले हिस्से का रिसीवेबल बनाना होता है ना, तो आप क्या कर लो, 11.4 को 9.1 ओवर 14 कर लो। कुछ समझ आई? 9.1 नहीं समझ नहीं आ रही तो ये लिख देता हूं ऐसे करके, 6.8 प्लस 2.3, शायद आप समझ आ जाए, ठीक है जी, 7.5, ठीक है। सोल्यूशन एक ही बार पढ़ेंगे, पहले डिसाइड तो कर लें सारी बातें। जी बेटा, दूसरा पार्ट बनाना है, बनाओ। नहीं, बात सुनो, ये पार्ट बी है, वैसे ही B1 B2 करेंगे, जाने दो, 15-20 मिनट बाद वैसे ही छुट्टी हो जानी, कितनी 1 घंटा हुआ है, चलने दो, कोई नहीं मसला, कोई नहीं, जान दो, आधा घंटा उत्ते हो सकता है, खैर है जी। अगर फिर नमाज के बाद मिलना हुआ ना आज, तो मतलब मैं आपसे पूछ ही करेंगे, लेकिन अगर मिलना हुआ तो फिर पार्ट उसका भी कर लेंगे, ठीक है ना, वो नमाज से पहले डिसाइड करेंगे। डिपेंड करता है परफॉर्मेंस पे, कैसी परफॉर्मेंस आती है अभी हमारी आधे घंटे में। जी अभी तो रवा हुआ है काम। जी बेटा, 14 का हो गया, 11 का हो गया, कोई मसला है तो पूछें, क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन। 7.5 का रिसीवेबल बुक कर लें और बाकी को कंटिजेंट एसेट के तौर पे बता दें। रिसीवेबल तो वो भी होना है, ठीक है, नहीं कंटिजेंट भी नहीं है, बल्कि आप बस देखें, हम रीइंबर्समेंट रिसीवेबल के तौर पे रिकॉर्ड करते ही तब थे, ठीक है। तो मैं पढ़ा देता हूँ अभी वहाँ से जाकर, ठीक है ना। फिलहाल बस आईकैप ने, मैं ये तो कह रहा हूँ, आईकैप ने 7.5 की बात ही नहीं की। आईकैप ने क्या कहा है कि जी चूँकि वर्चुअली सर्टन हो गया रिसीवेबल, उसने खुद एडमिट कर लिया, इसलिए आप एक रिसीवेबल बुक कर लेना। अभी पढ़ाता हूँ, बल्कि पढ़ा ही देता हूँ साथ जाके, इतनी बात पढ़ लेते हैं। कौन सा सवाल है ये? A provision should be recorded in 2019 for cost of relation charges to customer, wholesaler and retailer due to constructive obligation arising out of announcement। ऐसे लिखना है ना, ऐसे नहीं लिखना, लिखना आपने वहां से देख कर है, यहां पे आके चेक करोगे, इंशाल्लाह करीब करीब इसी का होगा जवाब, इंशाल्लाह। लेकिन इसकी प्रैक्टिस जरूरी है, वरना पर्चे में ये नहीं लिखा जाना आपसे इस तरह से, ठीक है। कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग चार्जर्स इन आर स्टॉक वुड बी कंसिडर्ड वाइल कैलकुलेटिंग एनआरवी लॉस। हमने भी कोई ऐसी जुमला बोला था कि जो बाकी है उसको कहाँ ले जाओ, एनआरवी कैलकुलेशन में यूज़ करो, ऐसी बात ही थी। WL विल कंपेयर कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ चैम्प विद एनआरवी, कॉस्ट को एनआरवी से कंपेयर करेंगे, ठीक है। उसके बाद रीइंबर्समेंट फ्रॉम BL वुड बी रिकॉर्डेड इन 19 बिकॉज इट इज वर्चुअली सर्टन दैट BL वुड रीइंबर्स द अमाउंट बाय एडजस्टिंग द कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव चार्जेस। बस गोल कर गया, बात ही गोल कर गया। रिकॉर्ड करना वो तो मैंने कह दिया है कि आपको प्रोपोर्शनेटली लिखना चाहिए, क्योंकि ऊपर रिवीजन भी तो आपने सारी बुक नहीं की, ठीक है। अगली बात, ये हो गया जी डन, पहली दो बातें हो गई, बोलो तीसरी बात क्या है जी? कॉस्ट ऑफ USB टू बी गिवन, इसकी प्रोविजन भी उसने बनाई हुई है। हम उसको बुलाएंगे, उसको कहेंगे जूनियर इधर आओ, असिस्टेंट इधर आओ। ये अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं है ना, आपस में बात की हुई है, तो इसकी कोई प्रोविजन बुक करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके लिए वो
पॉइंट नंबर 5 लिखेंगे, जो हाउ टू राइट वाले के अंदर पॉइंट नंबर 5 नहीं था, देयर इज नो लीगल नो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, ठीक है जी, क्योंकि कोई, वो भी ओपन करूं, तीसरा वैसे ओपन है लेकिन ये भी उधर ही चला जाएगा, मसला ये है इसको वापस लेके जाना पड़ेगा हाउ टू राइट वाले में। ये वाला पॉइंट 4, सॉरी पॉइंट 5 कह रहा था, पॉइंट 4, ऑब्लिगेशन फॉर पेमेंट of USB is neither legal nor constructive as the matter is still नहीं as no formal announcement was made and it is only internally decided, ठीक है, तो इसलिए कोई वैलिड एक्सपेक्टेशन नहीं बनती, therefore no provision or disclosure is required in this respect। यहाँ से देख कर लिखना, ओके। अच्छा नेक्स्ट, इसको भी अब एंड पे जाकर देखते हैं सोल्यूशन में उसने क्या लिखा है, आगे बढ़ो जी। Expected litigation cost and settlement in respect of claim for damages of injuries to customer including 5.4 million for claims made in January and 10 million for claims expected to be received in future। टोटल कितना है जी? अच्छा अब बड़ी ना एक अजीब सी कहानी इस टाइम बन चुकी है, इसको ज़रा उठा के लें, हम पहले जो बनाया हुआ दोबारा थोड़ा ही बनाना है, आना भाई ज़रा। सवाल बहुत इंटरेस्टिंग मोड पे दाखिल हो चुका है। ओके, क्या कह रहा है जी? 31 दिसंबर 19 पर खड़े होकर कह रहा है कि हमारे ही साल के अंदर पता नहीं कितने आए होंगे, ठीक है, टोटल एस्टीमेट क्या बता रहा है वो 25.9, किसकी मद में? एक्सपेक्टेड लिटिगेशन कॉस्ट एंड सेटलमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम। लिटिगेशन कॉस्ट वकील को जो पैसे पूसे देने हैं, और सेटलमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम, जो क्लेम वगैरह के पैसे देने, टोटल क्या बता रहा है वो 25.9। इसमें कहता है जी फॉर डैमेजेस ऑफ इंजरीज ऑफ कस्टमर इंक्लूडिंग 5.4 फॉर क्लेम मेड इन जनवरी। जनवरी के अंदर इनमें से कितने आ गए? यहां पर कितने आ गए? 5.4, ठीक है जी। और यहां खड़े होकर हम अज्यूम कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन होती है ना, अंदाजा होता है, ठीक है, एक्सपेक्टेशन है कि 10 के और भी क्लेम जाएंगे फ्यूचर में, और चाहे फ्यूचर में आपको जी यकम फरवरी खड़े, इसके बाद वाले तो नहीं देखने हो भाई, इसके बाद वाले आप अगर अगले 10 साल भी एस्टीमेट लगाते हो ना कि लोग आते रहेंगे, तो आज खड़े होकर उसका अंदाजा लगाओ, और वो प्रोविजन आज ही बुक करनी है, क्योंकि इसका पास्ट इवेंट क्या है, यहां पर खड़े होकर गलत चैंप को, वो चार्जर के वजह से सही मसला था, लेकिन था तो सही ना मसला, इस साल के अंदर चीजों को बेच देना विद डिफेक्ट, ये है पास्ट इवेंट, ठीक है। तो इसके बाद आप अज्यूम करते हैं जी कि इसके बाद भी 10 आएंगे, पता नहीं कब तक आएंगे, शायद ये आगे तक हों, जब के भी हों, मुझे हमें इससे क्या जरूरी तो नहीं है, वो भी 31 मार्च से भी आगे के हो सकते हैं, हमने तो आज अंदाजा लगाना है कि कितने लोग आएंगे टोटल। अब खैर से कह रहा है जी कि टोटल अभी तक कितने आ गए हैं, टोटल अभी तक कितने आ चुके हैं इस अरसे में, टोटल कितने आ चुके हैं, 25 पॉइंट या आ चुके हैं या हमें उम्मीद है कि आ जाएंगे। अब 25.9 उधर से कह रहा है कि जी हमारा अंदाज़ा है, जिसके अंदर से वो कह रहा है कि हमारे जनवरी में 5.4 आए हैं और अंदाज़ा है कि उसके बाद भी 10 आ जाएंगे, तो ये तो बनता है 15.4, बाकी 10.5 कहाँ गया जी? लिटिगेशन कॉस्ट नहीं है भाई, लिटिगेशन कॉस्ट नहीं है भाई, लिटिगेशन कॉस्ट नहीं है भाई। इन नवंबर 19 कंप्लेंट्स आना शुरू हो गई थी और सेवरल कस्टमर फाइल्ड क्लेम्स फॉर डैमेजेस। नवंबर में ही कुछ ने तो डैमेज के लिए क्लेम कर लिया हुआ था। अब वो यहां खड़े होकर कह रहा है कि 31 दिसंबर खड़े होकर जनवरी के अंदर 5.4 ने आ जाना है और एक्सपेक्टेशन है कि 10 के और भी बाद में आ जाएंगे, तो बाकी फिर प्रोबेबली यहां पर आ गए होंगे। बैलेंसिंग इधर 10 पॉइंट, ठीक है ना, ये बैलेंसिंग मैंने निकाल लिया। ओके, समझ आती है बात की? लेकिन असल बात क्या है, यहां खड़े होकर आपने ये जरूर देख लिया कि वो सवाल में ये यकम फरवरी कह रहा है, आपने ये वाला 10 भी प्रोविजन में लेना है। वजह समझ आती है? वजह समझ आती है? अगले 50 साल भी शक है ना, कोई आ जाएगा कभी कहीं से उठ के किसी का, तो अंदाजा लगाएं आज, ठीक है। आपने 10 हैं,
ये पूरे का पूरा 25.9 मिलियन प्रोविजन में डालेंगे, डिस्क्लोज क्यों करेंगे, देखते हैं अभी, वो तो बात की बात है, देखते हैं। लेकिन ये 25.9 मिलियन क्या है, ये हमारी प्रोविजन बन रही है या फिर कंटिजेंट लायबिलिटी बनेगी, वो तो देख लेते हैं, ठीक है। अब वो कहता है जी बेटा कर चुके तो नहीं है अभी, ये ऐसी बात लिखी नहीं हुई, लेकिन आप इसको लायबिलिटी भी कह सकते हैं। इसी के बारे में शायद मैंने शायद इसी सोल्यूशन के अंदर आई कैप ने लिखा है मेरे ख्याल से, एक्सपेंस स्लैश पेएबल। मैंने कहा इसमें वैसे भी ना लड़ा करो, इस बात की कोई मसला नहीं, प्रोविजन या पेएबल। पेएबल बिल्कुल सर्टन हो गया, वो सर्टन ही हो गया ना, लेकिन अभी सर्टन इस तरह से भी नहीं कह सकते कि वो 10.5 मिलियन उन्होंने क्लेम किया, हो सकता है कि हमें कोर्ट से कुछ कमी बेशी करनी पड़ जाए, तो हो सकता है अभी भी प्रोविजन ही कहें, पेएबल ना कहें इसको, वर्चुअली सर्टन हो जाए फिर पेएबल की लायबिलिटी की तरफ जाते हैं, ठीक है ना, वरना प्रोविजन इज ऑल्सो लायबिलिटी, प्रोविजन भी तो पेएबल ही है, ठीक है। अच्छा अब पढ़ो जरा इसको, कहता है एक्सपेक्टेड लिटिगेशन कॉस्ट एंड सेटलमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम फॉर डैमेजेस, तो अब ये ही हमारा एस्टीमेट है टोटल 25.9, ठीक है। अब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, केस हुए पड़े हैं, पास्ट इवेंट क्या है, डिफेक्टिव स्टैम्प्स का जाना, ठीक है, और आउटफ्लो प्रोबेबल है, बिल्कुल वो एक्सपेक्टेड लिटिगेशन के बारे में कॉस्ट और सेटलमेंट की कॉस्ट ही तो बता रहे हैं, ठीक है। तो 25.9 के बारे में आपने कहना है कि चाहे बाद में भी कोई आएंगे, इन 10 की असल लड़ाई थी ना, ठीक है, उनको भी आपने प्रोविजन में डालना है। तो अब इधर पढ़ें जरा क्या कहता है, देयर इज नो लीगल कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, ये तो जीएसपी वाला हो गया ना। प्रोविजन ऑफ 25.9 शुड बी मेड इन 19 फॉर एक्सपेक्टेड लिटिगेशन एंड सेटलमेंट कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल क्लेम्स बिकॉज एट रिपोर्टिंग डेट देयर इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ पास्ट इवेंट विच इन दिस केस इज, बिल्कुल उसी तरह जैसे पहला पॉइंट मैंने कहा था, देख कर लिखते जाओ सवाल, सारे जवाब वही हैं, समझ आ जाए उसके लिखने का तरीका अपने खुद ही बेटा प्रैक्टिस करके पक्का करना है। समझ तो आ रही है लेकिन लिखा कैसे जाए, अब देखो वही वाला पॉइंट जो पॉइंट 1 नहीं था वही सामने रख लो, ये वैसे ही लिखा हुआ, हर जगह ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। द फाइलिंग ऑफ क्लेम इन 2020 वुड बी कंसिडर्ड एज एडजस्टिंग इवेंट, ये लाइन लिख लेनी चाहिए थी हमें, सॉरी मैंने बताना भूल गया। जब भी आपने वो बाद वाले क्लेम्स को अगर आप ले रहे हैं, 2020 वाले क्लेम्स को ले रहे हैं, तो क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पास्ट इवेंट एग्जिस्ट करता था, इस वजह से आपने उसको एडजस्टिंग कहा, तो ये एक लाइन लिखनी चाहिए थी, एक आधा नंबर ऐसे ही आपका मिस हो जाना था। तो अच्छा है, ज़रा अभी देख लिया हमने सोल्यूशन को, ठीक है जी, आगे बढ़े, नेक्स्ट, सही है। नहीं बेटा, डिस्क्लोज क्यों करेंगे, एक्सपेक्टेड तो ये भी अभी एक्सपेक्टेड ही है, हो सकता है ये भी ना देना पड़े, हो सकता है ये भी ना। डिस्क्लोज का मतलब ये होता है कि कोई अगर देखो उसने ऐसी कोई बात नहीं की है कि हमारे पास रिलायबल एस्टीमेट नहीं है, वो क्या कह रहा है, कह रहा है एक्सपेक्टेड लिटिगेशन कॉस्ट इतनी है। अब वो और कैसे रिलायबल एस्टीमेट दे, वकील से ही पूछ के लिखा होगा, पास इवेंट हो चुका है, क्लेम हो रहे हैं और उम्मीद है आ भी जाएंगे, प्रोबेबल आउटफ्लो है, रिलायबल एस्टीमेट है, सामने फिगर दी और रिलायबल और क्या करे इसको, तो ये सारे के सारे की प्रोविजन बनाओ भाई, पास इवेंट हो चुका है। 10 मिलियन पॉसिबल नहीं है, प्रोबेबल है, मेरे हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है, ये भी एक्सपेक्टेड है, ये रिसीव हो गए हैं बस, ये पे तो नहीं किए अभी, तो ये भी पे करने की बात नहीं की जैसे उन्होंने पूछा। तो ये सारे के सारे बेसिकली क्लेम्स जो हैं ये इनके अगेंस्ट प्रोविजन क्रिएट होनी चाहिए, किसी की हो गई थी तो मज़ीद ना करो, नहीं तो सारे के सारे की इकट्ठी प्रोविजन क्रिएट करो, क्योंकि ये सारे के सारे ही इस एज ऑन 31 दिसंबर 19 जो आज आ गए क्लेम्स, ये जो फ्यूचर में आ रहे हैं, वो सब के सब ही हमने आज रिकॉर्ड करने हैं, क्योंकि पास्ट इवेंट हमारे साल में हो चुका हो, ठीक है। इससे मिलते जुलते एक आधा सवाल और भी है, वो करते हैं और कंफर्टेबल हो जाओगे, ठीक है जी। आगे पढ़ो, ये 2-3 रह गए हैं। डिक्रीज इन WLs, अच्छा तो मैं यहाँ पर लिख दूँ, फिर आप बार बार उधर जा नहीं रहे। एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट 25.9, ठीक है जी, ये एंट्री आपने कर ली, ओके डन। चलें जी, जी बेटा नेक्स्ट कहता है जी, डिक्रीज हो गई है WL की शेयर प्राइस दिसंबर में, जाहिर है बदनामी काफ़ी हुई है, शेयर प्राइस डिक्रीज हो गई है, क्या करें, कुछ भी नहीं करना। शेयर की प्राइसेस में डिक्रीज जो है के बारे में तो हमने वैसे भी यही रखा हुआ है कि वो एडजस्टिंग इवेंट नहीं होता, ठीक है, पढ़ लें। कहता है लॉस, अच्छा सबसे बड़ी बात यह है, जो असल बात यहाँ पर होनी चाहिए थी
क्या यार बीच में वो आ जाता है कि WL की शेयर प्राइस जो है, मार्केट प्राइस जो है, मेरी इस बात का जवाब देना पहले, ठीक है। असल बात जो मैंने करनी थी वो ये थी, तो सवाल सोचने में जाते एकदम से ख्याल आ गया कि बात तो ये करनी चाहिए थी, फिर देखते हैं वहाँ पे जाके। WL का शेयर है, इसकी मार्केट प्राइस WL के बैलेंस शीट में आएगी? हाँ, WL का शेयर जो है उसकी मार्केट प्राइस WL की बैलेंस शीट में आती है? नहीं, वो तो फेस वैल्यू के ऊपर शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ पड़ा होता है। तो मार्केट में शेयर जो मर्जी होता रहे, WL की बैलेंस शीट में इसका असर ही कोई नहीं पड़ना था। असल बात तो ये थी। हाँ, ये जिन्होंने खरीद रखे होंगे, ये नफ़ा नुकसान उनका है, यानी गलत चीज़ को साथ ना जोड़ो। उसके जो असूल हमने पढ़ा था ना, वो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स के बारे में पढ़ा था। अगर हमने किसी के शेयर्स खरीद रखे होते और उनकी मार्केट प्राइस में कमी आती, तो उसके लिए हम ये असूल कहते कि जी वो मार्केट प्राइस में कमी जो है, अगर खामोशी हो तो ये नॉन एडजस्टिंग है, लेकिन अगर इस वजह से हुआ है, हमें पता लग गया है ये मामला हुआ था, तो एडजस्टिंग है। लेकिन वो तब होता जब हम खरीदार होते WL के शेयर्स के, लेकिन हम WL हैं। WL की बैलेंस शीट के अंदर WL के शेयर्स बुक वैल्यू पे, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे पड़े होते हैं, फेस वैल्यू पे पड़े होते हैं। मार्केट प्राइस की का कोई हमारी बैलेंस शीट में कोई जिक्र नहीं होता। अगर मार्केट प्राइस बाजार में गिर भी गई है तो बैलेंस शीट के ऊपर क्या असर पड़ेगा? बोलें, जिसने खरीदे हैं उसके प्रॉफिट एंड लॉस में नुकसान होगा, उसकी बैलेंस शीट में एक एसेट की कमी आएगी। ठीक है, तो अब पढ़ें इसको, इकट्ठे ही पढ़ते हैं। अगला पढ़ो, मार्केटिंग कॉस्ट टू बी इनकर्ड इन 2020 टू काउंटर द नेगेटिव पब्लिसिटी बाय द इंसिडेंट्स। हाँ जी, ये एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट अभी हमने इनकर करनी है, कि नहीं है, करनी है। अवॉइड कर सकते हैं, अवॉइडेबल है। किसकी तरफ लायबल फील करें ईयर एंड पे खड़े होकर इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में? तो कोई भी प्रोविजन क्रिएट नहीं करनी। ठीक है, तो इसको भी, ये भी लॉस क्या है, ये हमें नहीं आना, ये जिन्होंने शेयर खरीदा उनको आना है। ये भी हमने प्रोविजन क्रिएट नहीं करनी, क्योंकि ये क्या है, अवॉइडेबल कॉस्ट है। डिक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट फॉर 2020 ड्यू टू रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस। हाँ, इसके लिए भी वो कह रहा है कि 2020 के अंदर, हम कहाँ खड़े हैं, 19 में खड़े हैं ना बेटा, वो 2020 के अंदर कह रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट में कमी आ जाएगी। अब वैसे तो ये फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस है, इसको तो कुछ नहीं कहना, लेकिन एक छोटी सी बात अभी भी मेरे जहन में आ रही है। कुछ स्टॉक ऐसा भी तो था जो हमारे पास पड़ा है चैंप का, क्या ख्याल है? स्टॉक चैंप का पड़ा है ना, एक तो उसके अंदर आपने ये 4.9 उसकी कैलकुलेशन में यूज़ करना है, दूसरा उसकी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस भी तो कम हुई है। तो अगेन ये वाला पॉइंट NRV की कैलकुलेशन के साथ आप जोड़ के कह सकते हो कि फ्यूचर में अगर ये लॉस पर बिकता हुआ नज़र आ रहा है तो दिस शेल बी कंसिडर्ड वाइल कैलकुलेटिंग NRV या वाइल अप्लाइंग NRV टेस्ट। ठीक है ना, लेकिन उसको फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस जो स्टॉक पड़ा है सिर्फ उसकी हद तक ये बात कर लें कि जी वो फ्यूचर में लॉस से बिक सकता है, तो ये फोर्सिंग लॉस है। लेकिन उसके अलावा ये कहना कि और भी मजीद हम चैंप बनाकर बेचेंगे और वो लॉस पे बिकेंगे, उसका लॉस आज बुक करें, तो ये क्या है, ये फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस है, उसको नहीं करना। एक बारीक सी बात थी यहाँ पे भी। ठीक है, अब पर्चे के अंदर भाई 10 नंबर हैं, 5-6 नंबर आ ही जाते हैं आराम से, अगर आप इतनी बारीकी में ना भी जाएं तो। ठीक है ना, सही है। अच्छा पढ़ें जरा। हाँ, the loss would not be recorded in WS books as market value of company share is not reflected in books of accounts. ठीक है, marketing cost to be incurred in 20 would not be recorded in 19 as there is no obligation to incur marketing. ठीक है, no entry needs to be made for decrease in gross profit for 20 due to reduction in selling. However, the effect of decrease in selling price should be considered for calculating NRV of closing stock of चैंप। सिर्फ closing stock की हद तक, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस को रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन जो चैंप ऑलरेडी पड़ा है इस प्राइस के फॉल का असर उसकी एनुअल कैलकुलेशन में ले लेना, जैसे ऊपर चार्जेस को लेकर आए थे। ठीक है, कैसा लगा सवाल? है था ना हैवी सवाल, ये इस दिन के लिए ही रखा गया था। अच्छा, एक मिनट के लिए ना पॉइंट 2 से पहले पास पेपर 4 पे आए, इससे मिलता जुलता एक ना थोड़ा सा पॉइंट देखें ज़रा। पॉइंट 4 का 4 मिलता जुलता है, ज़रा जल्दी से देख लें, फिर वापस आते हैं। ओह, रिक्वायरमेंट ही मिटा दी जी, पढ़ें ज़रा क्या कहते हैं। ये वो जो मैं पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ कि 10 बाद में भी आ रहे हैं तो भी ठीक है ना।
मिसाल के तौर पे आपकी फैक्ट्री में आग लगी, 100 लोग जख्मी हुए, जिनमें से 10 लोग जो हैं वो चाइना से आए हुए थे, 5 लोग तुर्की से आए हुए थे, 5 लोग अफगानिस्तान से आए हुए थे। अब ये 20 तो ये हो गए। आपने कहा यार 100 में से इन 20 के बुरे सामने कहाँ आना है, कौन आता है इतने दूर से, तो उम्मीद नहीं है कि 80 से ज़्यादा आएंगे, तो आज प्रोविजन कितने की बुक करोगे, 80 की, 100 की प्रोविजन बुक नहीं करोगे। इसी को तो रिलायबल एस्टीमेट कहते हैं, ठीक है ना, जो पीछे मैं बता रहा था, ठीक है। तो आपको क्या अंदाज़ा है, वो 25 यानी 9 की बात कर रहा हूँ, उसी कंटिन्यूटी में आगे बात कर रहे हैं, ज़रा उसको और पक्का कर लें इस कॉन्सेप्ट को करके, ठीक है ना। हमारा जो अंदाज़ा है ना, आज ऐलान कर दिया यहाँ पे सवाल में, कहता है इन नवंबर 2017 जी, इन नवंबर 2017 हमारा ईयर एंड क्या है जी, ईयर एंड क्या है जी, 31 दिसंबर 17, नवंबर 17 के अंदर ऐलान किया उन्होंने, इन नवंबर 17 एज पार्ट ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग प्लान एन ऑप्शन ऑफ अर्ली रिटायरमेंट इन एक्सचेंज फॉर अ वन ऑफ पेमेंट ऑफ 10 लाख वाज ऑफर्ड टू ईच एम्प्लॉई एज्ड अबव। नवंबर के अंदर एक ऐलान हुआ कि फैक्ट्री के अंदर जितने बुजुर्गान हैं 50 साल से ऊपर उम्र रखने वाले, वो आज ही 10 लाख रुपया लें और घर जाके मौज करें, ज़िंदगी गुजारें रिटायरमेंट की, और रेस्ट करें। हम बिज़नेस बंद करने जा रहे हैं, रिस्ट्रक्चरिंग प्लान है हमारा, ठीक है ना। उसकी ही मद में हमने पहले इनको कहा कि थोड़ा कम कर लेते हैं इनको, ठीक है, 10 लाख लेकर लमसम आप लोग चले जाएं घरों को, जो भी 50 साल से ऊपर उम्र वाले हैं। अकॉर्डिंग टू रिस्ट्रक्चरिंग प्लान मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स दैट 25 एम्प्लॉयज़ वुड एक्सेप्ट द ऑफर। यहाँ खड़े होकर हमें क्या अंदाज़ा है जी, 25 एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। The option can be exercised till 31 मार्च 2018, ठीक है जी। assume that today is, ये वही वाला सवाल चल रहा है ना, assume that today is 15 फरवरी, ठीक है, यही वाला यूज कर लेते, चलो। assume that today is 15 फरवरी। अब ये 15 फरवरी 2018 है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो भी आगे जाकर होनी है, मैंने आपको पहले कह दिया, ठीक है। अब वो कहता है 31 मार्च तक, लेट से 31 मार्च पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनल होनी, 31 मार्च तक ही हमने कहा जी जो आ गया, ओके। अब वो कहता है 10 एम्प्लॉइज हैव ऑलरेडी ऑप्टेड फॉर स्कीम टिल 31 दिसंबर 17, 10 इधर आ चुके हैं। फर्दर 6 एम्प्लॉइज हैव ऑप्टेड फॉर स्कीम आफ्टर ईयर एंड। हम इस वक्त अगर यहां खड़े हैं तो इसका मतलब यहां तक मजीद 6 भी कर चुके हैं। आगे बस सवाल ख़त्म हो गया। अब मेरा सवाल, आप अनाउंसमेंट कर चुके हैं, इसका मतलब was offered to each employee, ठीक है जी, was offered to, आप अनाउंसमेंट कर चुके हैं, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन तो बन गई। आपका अंदाज़ा है कि 25 लोग इसको ऑप्ट कर लेंगे, ठीक है, 10 इस साल में ही कर गए, 6 अभी 15 फरवरी तक कर चुके हैं, अभी 15 फरवरी पे आप खड़े हैं, आपको नहीं पता कि कितने और आएंगे एग्जैक्टली लेकिन एक अंदाज़ा आपका था ओरिजिनली कि 25 लोग आएंगे, तो ये 25 के अगेंस्ट आपने प्रोविजन बुक कर लेनी है। बाकी भी उम्मीद है आ ही जाएंगे, आपका अंदाज़ा जो है, अभी कोई 31 मार्च थोड़ी आ गया, अभी तो आप 15 फरवरी पे खड़े हैं, तो अगले 15 दिन में हो सकता है आ जाए। तो ईयर एंड के ऊपर आप खड़े होकर प्रोविजन कितने की बनाएंगे, 25 की। ये उससे मिलता जुलता सवाल है, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन अच्छा आगे कहता है, कॉस्ट रिलेटेड टू रिस्ट्रक्चरिंग एक्सेप्ट वन ऑफ पेमेंट टू एम्प्लॉई हैव ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड बाय। बस यही वाला रहता था जिसकी प्रोविजन क्रिएट नहीं की हुई, तो इसके बारे में अब क्या करेंगे जी, 25 इंटू 1 मिलियन ईच देना है। कौन सा सवाल है जी, 4 का 4। अनाउंसमेंट ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग प्लान टू दोज एम्प्लॉयज हु वुड बी अफेक्टेड रेजेस कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू रिस्ट्रक्चरिंग प्लान मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स दैट 25 एम्प्लॉयज विल एक्सेप्ट ऑफर सो प्रोविजन और लाइबिलिटी। अब ये वो बच्चे जो कहते हैं ना कि जो आ गए उनकी तो लाइबिलिटी बना लें, जो आगे उनकी लाइबिलिटी, तो IKF ने ऐसे स्लैश डाल के काम चला दिया, ठीक है, कोई मसला नहीं है, ठीक है, इससे परेशान ना होकर मैं बार बार यही कहता हूँ, शुड बी मेड फॉर 25 मिलियन, यानी 1 मिलियन इंटू 25 एम्प्लॉयज इररिस्पेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयज हु हैव ऑलरेडी ऑप्टेड द स्कीम टिल नाउ। ये नहीं कि जो आए हैं बस उन्हीं की बनाए, नहीं नहीं नहीं, पूरे 25 की बना डालें, ठीक है। अच्छा जी, वापस आए जी, वो एक पार्ट 2 रह गया था उसका जी।
बड़ा ही मज़े का पॉइंट, मज़े का पॉइंट, मज़े ले लेके करेंगे ये पॉइंट। सवाल किन्ने और करने ने उस्ताद जी, तो काम बहुत रहता है। जमात 4:15 हुई है हमारे मस्जिद में, तो हो गई है 4:15। ज़रा पता करवाएं, ज़रा पॉज करें ज़रा। हाँ नूरुल्लाह जी। तो नवंबर में ना जी, इन नवंबर 19 WL introduced a promotion scheme in which a scratch card was introduced in each pack of one of its products. These cards carry cash prize ranging from 100 to 50,000 and are valid for claim till 29 फरवरी। हम कहाँ खड़े हैं जी इस दिन? 1 फरवरी पे, ऐसा ही है। तो ये बड़ा मसला है, हम 1 फरवरी पे खड़े हैं। हमारा ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर है इस केस में, 31 दिसंबर 2019, और हम खड़े हैं इस वक्त 1 फरवरी पर। अच्छा जी, और आगे भी बात चलेगी, लेट्स से 31 मार्च तक जाती है। तो अच्छा, अब किया क्या है इन्होंने? नवंबर के अंदर इन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है। जैसे वो स्क्रैच कोड, ये ढक्कन खोलो, उसको स्क्रैच करो, नीचे से नाम निकलता है, वो वाला चक्कर इन्होंने किया है। हर पैक के अंदर कार्ड जो है वो उन्होंने डाल दिया है, ठीक है, प्रमोशन स्कीम के तहत, ठीक है। हर पैक के अंदर उन्होंने प्रोडक्ट की एक कार्ड डाला हुआ, स्क्रैच कार्ड, उसमें से इनाम निकलता है, इनामी कूपन। जो भी अब नवंबर में ये किया है इन्होंने लॉन्च, और जो भी आएगा 29 फरवरी तक, जितने भी जिसके निकल आए, हमने तो डब्बों में डाल के भेज दिया, वो बिकते रहेंगे, वो निकलते रहेंगे। 29 फरवरी तक जो भी आकर क्लेम कर लेगा उसको इनाम देंगे, किसी में 500, किसी में 1000, ठीक है। आगे कहता है, ऑल स्क्रैच कार्ड्स वर प्रिंटेड बाय सिस्टम एंड पैक्ड डायरेक्टली इनटू प्रोडक्ट विदाउट एनी ह्यूमन इंटरेक्शन। अच्छा, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम से हमने वो स्क्रैच कार्ड प्रिंट करवाए और फिर उनको कंप्यूटराइज तरीके से ही पैक, ह्यूमन इंटरेक्शन कोई नहीं था। एज पर स्कीम WL हैज डिसाइडेड टू इंक्लूड टोटल प्राइजेज ऑफ, अब इन्होंने अपने तौर पे इंटरनली ये सोचा था कि जी 25 मिलियन हमने टोटल बांटना है। अब 25 मिलियन कैसे बांटा होगा? इन्होंने एक्सेल की एक लेट से शीट बनाई जिसके अंदर 100 रुपये का इनाम, 200 का इनाम, 5000 का इनाम, 50 रुपये का इनाम, यूं करते करते ये 25 मिलियन बनने थे। अब पता नहीं वो अकाउंटेंट ने कैसे शीट बनाई, 25 मिलियन को देखा ही नहीं, कोई गड़बड़ हो गई शीट में, क्योंकि अगली लाइन में क्या कहता है, एट द ईयर एंड तक हमने सोचा था 25 मिलियन, और क्या कहा था, 25 मिलियन को बांट दो, कंप्यूटर में डालो 25 मिलियन, और डिफरेंट स्क्रैच कार्ड्स की अमाउंट निकलेंगी, उनको प्रिंट करके पैकेट्स में डाली जाओ। अब हमने क्या सोचा था, 25 मिलियन बांटना है। एज एट ईयर एंड, नवंबर में ये इशू किया था। WL ऑलरेडी रिसीव्ड क्लेम फॉर प्राइस वर्थ 25 सोचा था, 32 का क्लेम भी आ गया ईयर एंड पर, और अभी भी फरवरी है आगे, फरवरी है अभी दूर। An inquiry has led to conclusion that software for printing scratch card has certain programming errors which had led to printing of पता नहीं कितने। लो भाई, 32 मिलियन तो आ गया है, ठीक है। अब पता नहीं और कितना आएगा, कंप्यूटर ने क्या गुल खिलाए हैं हमें पता ही कोई नहीं है। सोचा था 25 मिलियन, इंक्वायरी करने पता लगा ओ पता नहीं क्या उसने कंप्यूटर ने छाप दिए हैं, पता नहीं कितने, 32 तो अभी तक आ चुके हैं। सोचा 25 था, 32 तो आ चुके हैं, और अभी 31 दिसंबर है, 29 फरवरी तो दूर है, पता नहीं और कितने आएंगे। फंस गए, ठीक है। अब ऐसे तो नहीं है, पता है, जबान दे दी है तो आप पीछे तो नहीं फिर सकते। फर्दर क्लेम ऑफ 12 मिलियन हैव बीन रिसीव्ड टिल 31 जनवरी। हम कहाँ खड़े थे? 1 फरवरी पर, तो 32 से आ रही है, 3 के आ चुके थे यहां पर, और ये इस महीने के अंदर भी कितने आ गए, 12, कितने आ गए, 12 के यहां तक आ गए। 32.5 तो पहले से आए हुए थे ना, 32 थे, अच्छा 32 पहले से आए हुए थे, और 12 जो है वो मजीद आ गए। लो जी माशाल्लाह, मुबारक हो। गल कितने पहुंच गई, 44 थे, 44 पे बात पहुंच गई है, लेकिन अभी भी हम कहाँ खड़े हैं, और वो कब तक आ सकते हैं अभी? तो जो बिक गए हैं, जिनके स्क्रैच कार्ड निकलने हैं, अगर वो आएंगे तो क्या हम क्या कहेंगे जी हमारे कंप्यूटर से एरर हो गया था? ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। अब वो कहता है कंसिडरिंग द रेपुटेशन WL वुड ऑनर ऑल द क्लेम। अब ये पहली बार ICAP की तारीख के अंदर पॉसिबल और रिलायबल एस्टीमेट ना होने वाला
केस जो है वो सामने आया था। लाइबिलिटी साइड के अंदर आपको याद है एक ये भी था, लब नहीं रहा मैनू, अल्लाह करके लब जाए, इतना पढ़ते थे आप, है ना जी। ये देखें जी, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट इवेंट है, हाँ जी, अनाउंसमेंट की हुई है, ऑफर लगाई हुई थी। प्रोबेबल आउटफ्लो है जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो आएंगे तो पैसे देने पड़ेंगे। क्या रिलायबल एस्टीमेट है? पता ही कोई नहीं है, पता ही कोई नहीं है। ठीक है, तो अब कैसे लिखोगे जी? इस 12 जमा 32 के बारे में तो आपने प्रोविजन या लायबिलिटी जो भी दिल करे लिख देना, बुक कर लेनी है। ठीक है, और उसके अलावा आपने कहना है कि जी कंटिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज कर रहे हैं, हमारे पास रिलायबल एस्टीमेट नहीं है। ठीक है जी, तो आप इसका सोल्यूशन इस तरह से लिख देंगे। अनाउंसमेंट किधर गया? बराबर है ये, इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम रिसीव्ड टिल एंड 32 WL रिकॉर्ड एंड एक्सपेंस, फर्दर 12 इज रिसीव्ड, इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट, ये भी एक्सपेंस। रिमेनिंग क्लेम विच नॉट हैव बीन रिसीव्ड WL एज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, प्रोबेबल आउटफ्लो, लेकिन कार्ड्स ऑफ हायर अमाउंट वर प्रिंटेड और पता कोई नहीं है अमाउंट, तो फिर क्या करें? इट शुड बी डिस्क्लोज्ड एज कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड विद डिस्क्रिप्शन दैट द अमाउंट कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली। ये पहली बार ये सवाल आया इस तरह से, वरना रिलायबल एस्टीमेट हो ही करता था हमारे पास। ठीक है, और सही है। चलो अच्छा जी, अब आखिर में होमवर्क के अंदर जरा लिख लें पास पेपर 21 और 22, डी कमीशनिंग के सवाल हैं। डी कमीशनिंग के, डी कमीशनिंग तो आपके लेफ्ट हैंड का खेल है ना। ये पास पेपर 21 और इसी के 21 और 22 पे 385 पे, पास पेपर 19 पे आ जाएं। 21 और 22 आपका होमवर्क हो गया, पास पेपर 19 बहुत ही प्यारा सवाल, खूबसूरत, क्योंकि ये 2 मिनट में हो जाना है। डिस्कस हाउ ईच ऑफ अबव मैटर्स वुड अफेक्ट टीएल्स नेट प्रॉफिट, उसने ये पूछा था बस। यानी कि एडजस्टिंग इवेंट्स लबने हैं हमने। कौन से इवेंट्स लबने हैं जी? एडजस्टिंग इवेंट्स लबने हैं हमने। ओके, सपोर्ट योर आंसर विद जस्टिफिकेशन। ठीक है जी, डिस्कशन ऑन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। क्या डिस्क्लोज करना है ये नहीं बताना, बस बताओ कि कौन सी चीज़ अफेक्ट करेगी प्रॉफिट को, तो प्रॉफिट को एडजस्ट करेगी, एडजस्टिंग इवेंट्स जो होंगे वही प्रॉफिट को इफेक्ट करेंगे ना। ठीक है, चलो 1 बाय 1 पढ़ते हैं, सोल्यूशन से फिर देखना है आपने। फॉर द पर्पज ऑफ, अरे यार एक तो इसने बड़ा तंग किया हुआ है। ईयर एंड क्या है हमारा? 31 दिसंबर 2020, और कहाँ पे खड़े हुए हैं जी? यकम फरवरी 2021 पे। ठीक है, पता नहीं फाइनेंस स्टेटमेंट तो आगे कहीं जाकर होंगी, अभी हमें नहीं पता इस बात का। ठीक है जी, अच्छा अब कहता है यू आर फाइनेंस मैनेजर ऑफ तिब्बत लिमिटेड, यू आर फाइनलाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ टीएल फॉर द ईयर 31 दिसंबर 20। CFO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ टीएल हैज सेंट यू द फॉलोइंग ईमेल। ईमेल आ गई है जी। हाय हाय 2020 अ टफ ईयर फॉर टीएल ड्यू टू COVID-19, द नेट प्रॉफिट ऑफ टीएल इज एक्सपेक्टेडली वेरी लो एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। कोविड आ गया था जी। ठीक है, हाउएवर आई हैव आइडेंटिफाइड फॉलोइंग मैटर्स विच में इम्प्रूव टीएल्स। ये अब चीफ एग्जीक्यूटिव साहब ने ईमेल कर रहे हैं आपको। ठीक है, कि 2020 बहुत मुश्किल, टफ था, बड़े मुश्किल हालात थे, कोविड आ गया था, लेकिन मैंने कुछ एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं जिनको ऐसे प्रॉफिट इंप्रूव हो सकता है। हमने कहा अच्छा जी बताएं। मसलन ऑन 25 जनवरी 21 गवर्नमेंट हैज एनेक्टेड अमेंडमेंट इन इनकम टैक्स लॉ टू रिड्यूस द इनकम टैक्स रेट फॉर कंपनीज बाय 10% फॉर 3 ईयर इंक्लूडिंग 2020। टैक्स रेट चेंज हुआ है, यहां पर रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई हो रहा है। क्या करेंगे? हाँ पढ़ा था, ये क्या है? नॉन एडजस्टिंग है, क्योंकि जो भी अनाउंसमेंट हुई है वो कब हुई है? ईयर एंड के बाद। ठीक है, तो वैसे देखते जाएं, साथ साथ देखना तो सोल्यूशन से ही है। क्वेश्चन नंबर 19 पे पहुंच गए हम, ऐसे छलांग लगाकर, है ना, छलांग लगाई और 19। रिडक्शन इन इनकम टैक्स आफ्टर द ईयर एंड इज नॉन एडजस्टिंग इवेंट एंड इट इज इनेक्टेड आफ्टर दिस, सो इट शुड नॉट अफेक्ट। इस तरह से लिखना है आपने बस जवाब। ठीक है, नेक्स्ट। बस भाई ये सवाल करके चलते हैं। ओके भाईजान मेहरबान कदर, ये सवाल करके चलते हैं। ठीक है, द एक्सचेंज रेट हैज राइजन फ्रॉम 150 पर US डॉलर ऑन 31 दिसंबर टू 162 पर US डॉलर। TL है सिग्निफिकेंट रिसीवल इन US डॉलर ड्यू टू एक्सपोर्ट सेल्स। हाँ जी, ईयर एंड के ऊपर कितना था जी? 150 का डॉलर था।
और बोलो। और आयो कह रहा है 162 पे पहुंच गया। किस दिन? जाहिर है इसी दिन की बात कर रहा होगा। 162। क्या करें जी? कुछ भी नहीं करना, ये एडजस्टिंग इवेंट नहीं है। और अगर मटेरियल लग भी रहा है ना आपको तो वो डिस्क्लोज करना था, लेकिन उसने कहा डिस्क्लोजर की बात ना करो, बस मुझे बताओ टीएल के प्रॉफिट को क्या इफेक्ट करेगा। हम कहेंगे कि जी द ट्रेड चेंज इन जो भी है फरवरी, ठीक है, इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट, ठीक है ना जी। ये देखो, इंक्रीज इन एक्सचेंज आफ्टर ईयर एंड इज नॉन एडजस्टिंग इवेंट सो इट वुड नॉट अफेक्ट द, बस प्रॉफिट के बारे में बताना, डिस्क्लोजर की बात ही नहीं करनी। इफ मटेरियल, वो कह रहा था कि मत बताओ डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट के बारे में, पर मुझे बताओ इफेक्ट होगा प्रॉफिट या नहीं, यानी एडजस्टिंग है या नहीं है। थर्ड, आसान भी होते हैं सवाल, कभी आसान कभी मुश्किल। अब ये आसान सवाल है अगर पढ़ा हुआ हो तो, ठीक है। A major local customer has settled his full balance after receiving, एक मिनट, वो कहता है जी कि ईयर एंड के बाद ना, ईयर एंड के बाद एक मेजर हमारे मेजर लोकल कस्टमर ने अपना पूरा बैलेंस सेटल कर दिया। हालांकि ईयर एंड पर कस्टमर वॉज फेसिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टी। यानी अगर ईयर एंड पे जाते तो हमें क्या करना पड़ता? हमें उससे पैसे ना मिलते पूरे, क्योंकि उसको हालात उसके ख़राब थे, वो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज़ को फेस कर रहा था। इसीलिए हमने क्या कर लिया था, 40% उसके बैलेंस का एज अ डाउटफुल रिसीवेबल हमने डाउटफुल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट की हुई है, ठीक है। अब ईयर एंड के बाद उसने अपना सारा बैलेंस सेटल कर दिया, एडजस्टिंग इवेंट। अगर ये लाइन ना होती तो बिल्कुल ठीक था, पर मसला क्या है, अगर बैंक का लोन उसको ना मिलता ना लास्ट वीक, का मतलब आफ्टर रिसीविंग बैंक लोन लास्ट वीक, यहां खड़े होकर लास्ट वीक, यही होगा मतलब जनवरी के एंड पर यहां पर उसको लोन मिला। तो जब लोन मिला तो उसने पैसे दे दिए हमें सारे के सारे। अगर लोन ना मिलता तो पैसे दे सकता था। तो इसका मतलब ये तो इवेंट अरोज ही आफ्टर बैलेंस शीट डेट हुआ, जिसकी वजह से वो पूरा बैलेंस सेटल कर सका है। इस वजह से ये क्या है, एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, ठीक है। डिस्क्लोजर की बात तो वैसे ही नहीं करनी, उसने मना किया हुआ है। तो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कस्टमर हैज इंप्रूव्ड आफ्टर ईयर एंड अपॉन ऑब्टेनिंग द बैंक लोन, सो इट इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। द प्रोविजन इज टू ऑन दिस कस्टमर बैलेंस वुड रिमेन इन बुक्स एंड वुड नॉट अफेक्ट द प्रॉफिट। इस एडजस्टमेंट से प्रॉफिट, ये नहीं कि प्रॉफिट बढ़ा लो, रिवर्स नहीं कर लेनी प्रोविजन। क्यों? प्रोविजन कब रिवर्स करते? प्रोविजन तब रिवर्स करते जब लोन उसको ईयर एंड से पहले मिल गया होता, जिस वजह से उसने पैसे दे दिए। अब ईयर एंड पर जाते अगर आप, तो ये पैसे नहीं मिलने थे आपको। गॉट इट? ये थोड़ा टेक्निकल था, अगले साल करेंगे, जाहिर सी बात है। बेटा लायबिलिटी नहीं, हमारा रिसीवेबल है और हमने उसके ऊपर 40% की प्रोविजन क्रिएट की हुई है। IAS 10 कहता है आप इस प्रोविजन को रिवर्स कर सकते हैं अगर ईयर एंड से पहले ये इंप्रूव हो जाए। तो मिसाल दे रहा हूँ, एडजस्टिंग तो तभी है ना, लेकिन क्या इसके हालात ईयर एंड से पहले इंप्रूव हुए? इसको जो लोन मिला है वो लास्ट वीक में मिला है, जहां पे आप खड़े हैं 1 फरवरी पे। वो कहता है जी लास्ट वीक में उसको लोन मिला है, जिस वजह से उसने हमारा सारा बैलेंस सेटल कर दिया है। ईयर एंड के ऊपर उसके हालात सही नहीं थे, तो ईयर एंड पर जो बैलेंस शीट बना रहे थे उसमें प्रोविजन नजर आनी चाहिए, क्योंकि ये एडजस्टिंग इवेंट नहीं है, क्योंकि लोन का मिलना अरोज आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, देयरफॉर इट इज द नॉन एडजस्टिंग इवेंट। तो इस साल के अंदर प्रोविजन आएगी, एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट होगा। अगले साल में जब वो पैसे दे गया तो फिर प्रोविजन रिवर्स होती रहेगी, ठीक है। और डिस्क्लोज तो है, मटेरियल अमाउंट है तो डिस्क्लोज कर दो, लेकिन डिस्क्लोजर उसने मांगा नहीं था, उसने कहा था डिस्क्लोजर ना बताओ। सर ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन सर हमारा मतलब क्या कहेंगे, पैसे किस तरफ से आए उसके पास? हमारे रिसीवेबल्स में एडजस्ट की ना सर। बेटा मेरी एक बात सुनो, यहाँ पर उसकी फैक्ट्री में जब आग लगी थी तो यहाँ पर हमने क्या कहा था कि आप पता इस दिन चला तो आप क्या कह रहे हो जी एडजस्टिंग है, और अगर आग इस दिन लगी है और इसी दिन पता चला है यानी कि बाद में ही हुआ है तो आप क्या कहते थे, ये नॉन एडजस्टिंग है। नहीं, खैर है, हमें क्या, आग तो आग है, जब मर्जी लगी है। इसको एडजस्टिंग और इसको नॉन एडजस्टिंग क्यों कहते थे? अब फर्क समझ आया? उसके पास जाएं यहां पर आग लगने वाले केस में, तो क्या आग लगी हुई थी? नहीं लगी हुई थी, तो इसलिए इसको क्या कहते थे, ये नॉन एडजस्टिंग है। और अगर आग इधर आ जाए
अगर आग इधर आ जाए, ये आग आ गई, फिर क्या बन गया? अब लोन उसको मिला है, लोन मिला उसको जहां मर्जी से मिला, हमें इससे क्या, हमें इससे ये है कि अगर उसको ये रेंट के ऊपर उसके पास जाते और लोन उसके पास आया होता तो उसके हालात ठीक थे। तो मतलब यहां पर पता चलना सिर्फ यही है कि पता ही लगा है, एग्जिस्ट तो यहां करता था लेकिन लोन उसको कहां मिला है। तो अगर ये रेंट पे जाएं तो क्या आप उससे पूरे पैसे रिकवर कर सकेंगे? तो इस पीरियड एंड के ऊपर इस प्रोविजन को रिवर्स नहीं कर सकते, बाद में तो करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। आग लानी पैंदी है। दो गवर्नमेंट हैज, और इस पॉइंट को छोड़ दें, इसको छोड़ दें, आखिरी पॉइंट छोड़ दें, गवर्नमेंट ग्रांट वाला है ना, छोड़ें जरूर, इसका हल है ही कोई नहीं। अब कहाँ तक जाए बंदा, मैंने सवाल ही नहीं लभ रहा, तुम छड़ाना की 380, ओके, दिस इज बीन कट, ठीक है जी, छोड़ दें, ठीक है, काट दें। पेपर में भी इसका हल नहीं है ना बेटा, अब एक हद तक ही बंदा जा सकता है, अब ये फजूल में ऐसे बढ़े जाए, होगा नहीं इंशाल्लाह, कभी कभी हो जाता है, उससे जो हो गया था सो हो गया था। अच्छा जी, इसके बाद ना एक क्वेश्चन आप अब होमवर्क में ऐड कर लें, 20वां भी, ये मैंने करवाना है, नहीं मैंने करवाना है कल, ठीक है, कोई पार्ट अगला कोई नहीं है, बस इसको क्लोज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये सिर्फ पढ़ लेना, ये इंशाल्लाह, ये भी वैसे ही सवाल है, देखो अज्यूम आज टुडे ये है, और सवाल पढ़ना कि उन्होंने को व्हीकल लॉन्च किया है, उसने गैसें शैसें ज़्यादा छोड़ दी हैं और उसका जो है वो को जुर्माने का वो आ गया है, तो बड़ा मज़े का है। लेकिन इसके अंदर ना जो फाइन का जो नोटिस आया है ना, वो नोटिस आपने कंपेयर करके देखना है उस नोटिस से वो जो पीछे उन्होंने सेफ्टी के ऊपर ना लगवाने पर किया था, ट्रीटमेंट डिफरेंट है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो ये सवाल सिर्फ पढ़ लेना, करवाऊंगा मैं कल ये खुद, लेकिन अगले दोनों सवाल आपका होमवर्क है, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।